हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका विक्ट्री बैच पे हार्दिक स्वागत करते हैं जो कि अभी क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे लेक्चर है वो कवर किए हैं, बहुत सारे चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने चैनल पे और अपने चैप्टर्स को, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और आज हम लेके आए हैं बायोमोलिक्यूल का बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में एंड विटामिन्स के बारे में। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड अपने पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रहेगा। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है कि जैसे ये लेक्चर होता है तो आप जाएंगे डिस्कॉर्ड पे और इसके असाइनमेंट नोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, तो आपके पास ये क्या होगा, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, इसमें 12th के साथ 11th का भी कुछ मटेरियल मैंने ऐड किया है, ताकि चाहे आप 11th का बायोमोलिक्यूल पढ़ो चाहे 12th का पढ़ो, आपको एकदम क्या होगा, समझ में आएगा, हर एक लाइन समझ में आएगी आपको। ठीक है, और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जाके जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स अपने पास क्या होते हैं, ऐसे मोलिक्यूल्स, दोज मोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन एन लिविंग सिस्टम। ठीक है, आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। यानी बायोमोलिक्यूल्स अपने पास वो मोलिक्यूल्स हो गए, भाई मोलिक्यूल तो सबको पता होगा ना, ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाता है, मोलिक्यूल कहलाता है। तो वो मोलिक्यूल जो अपने पास क्या होते हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। लिविंग सिस्टम जैसे प्लांट, एनिमल हो गया, ठीक है, इनमें बात करते हैं अपनी। अब इसमें अगर बात करें तो बायोमोलिक्यूल आपके सिलेबस में दो टाइप के मिलते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो टाइप के मिलेंगे। एक तो होगा अपने पास बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक आपके पास होगा यहाँ पे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायो माइक्रो का मतलब हो गया छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि इसमें एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें आपको मिलेगा विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, फैट, और आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, अमीनो एसिड ले लो, मोनोसेक्राइड्स ले सकते हो। तो ये सारे अपने पास क्या होते हैं, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट, अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स वगैरह, ये सारे अपने बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, हालांकि देखो मोनोसेक्राइड का मतलब, सेक्राइड होते हैं अपने पास कौन से, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और सबसे जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैट हो गया, मिनरल, विटामिन, ये सारे अपने पास किस में आते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। मैक्रो में आपको जैसे दिखेंगे प्रोटीन्स हो गए, ये अनलार्ज अपने पास क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स अपने पास है, प्रोटीन्स हो गए और पॉलीसेकेराइड्स हो गए। तो ये सारे अपने पास क्या होते हैं, बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स आपको दिखेंगे। समझ में आ गई। देखो जनरली क्या होता है, अमीनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाते हैं, तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, जो कि एक मैक्रो मोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड जनरली क्या होता है, अपने पास डीएनए, आरएनए वगैरह होते हैं, तो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। पॉलीसेकेराइड अपने पास क्या हो जाएगा, बहुत सारी मोनोसेकेराइड की यूनिट साथ में जुड़ती है, तो क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड बनता है। समझ में आ गई ये बात आपके। और बात करो तो एंजाइम, एंजाइम को भी आप किस में रखते हो, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में रखोगे। क्यों, क्योंकि वो भी क्या होता है भाई, एंजाइम एक प्रोटीन ही होता है। समझ में आ गई बात ये। तो प्रोटीन बायो मैक्रो में है तो एंजाइम भी किस में आएगा, इसी में ही आएगा। समझ में आ गई बात ये। अब इसका एनालिटिकल स्टडी कैसे किया जाता है, ठीक है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन अपन को किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर जानना है तो कैसे करोगे। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन जानने के लिए ये आपके 11th में दे रखा है। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। कोई भी एक टिश्यू ले लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लीवर ले लिया, ठीक है, या फिर इसमें आप क्या ले सकते हो, वेजिटेबल भी ले सकते हो। ठीक है, फिर आपको इसको क्या करना है, किस में डालना है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में डालना है। ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है भाई, CH3 COOH होता है।
इसमें 3 हाइड्रोजन को रिमूव करके और 3 क्लोरीन लगा दो तो ये बन जाएगा ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसके अंदर डालने के बाद आपको मोर्टर और पेस्टल से इसको क्या करना है, अच्छे ढंग से इसकी चटनी बनानी है। समझ में आ गई? मोर्टर एंड पेस्टल। मोर्टर अपने पास क्या होता है भाई, एक छोटा सा कुल्हड़ होता है, और अपने पास पेस्टल क्या हो जाएगा, कूटने वाला। ठीक है, तो इसकी क्या करनी है, बढ़िया ढंग से एक चटनी बना लो जिसको अपन बोल देंगे स्लरी। ठीक है, अब ये स्लरी बना ली। इस स्लरी को आपको क्या करना है, देखो है, खाना नहीं है, आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है और इस पे लगा दो आप क्या, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा दो। तो ये मैंने यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा दिया और इस स्लरी को क्या करो, इसके ऊपर डाल दो। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि कुछ अपने पास केमिकल तो क्या हो जाएंगे, इस फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे और कुछ अपने पास क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर रहेंगे। तो जो ऊपर रहेंगे वो अपने पास क्या कहलाते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। वो क्या हो जाएंगे, अपने पास बायो मैक्रोमोलिक्यूल हो जाएंगे। और जो अपने पास फिल्टर पेपर से छन के आ गए हैं वो अपने पास क्या होंगे, वो होंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितने भी है अपने पास कौन से, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बायो माइक्रो हो जाएगा। और जितने भी अपने पास यहाँ पे जो है प्रोटीन हो गए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड वगैरह, एंजाइम वगैरह, ये सारे क्या होंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो फैट होता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहता है। ठीक है, परंतु इसको अपन बायो माइक्रोमोलिक्यूल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो जनरली जैसे मेरे पास कोई सेल होती है ना, तो सेल में क्या होता है, अपने पास ऐसे लिपिड लेयर रहती है। ठीक है, लिपिड की ऐसे मेम्ब्रेन होती है, तो ये लिपिड लेयर होती है। और लिपिड जनरली किसका पार्ट है, फैट का पार्ट है। तो जैसे ही आपने इसको कूटा होगा तो कूटने से क्या होगा, इसका अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे ही आपने इसको पेस्टल से ऊपर से ऐसे हिट किया तो सेल का सारा जितना भी अंदर का जो भी मटेरियल था वो सारा बाहर आ गया। तो अपने पास क्या होगा, ऐसे एक वेसाइकल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अंदर एकदम पूरा खाली, और ये पूरा फैट का क्या होगा, इतना गोला रह जाएगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फैट, या फिर अपने पास लिपिड वेसाइकल्स बोल सकते हो आप ये। तो ये जो वेसाइकल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं अपने पास इस फैट से फिल्टर पेपर से क्या होंगे, पास नहीं होंगे। समझ में आ गई? बाकी इसके अंदर क्या होता है अपने पास बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, ये लिपिड से बन के, और ये लिपिड की लेयर तैयार होती है। तो ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इस वजह से आपको ये पूरा का पूरा गोला दिखेगा। ठीक है, जिसको वेसाइकल बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, पर जो फैट होता है, ठीक है, जो एकदम इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल होगा वो बायो माइक्रो में आएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे अपने पास क्या करते हो आप, बायो मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हो। ठीक है, अब बात करें मिनरल की, तो मिनरल के लिए कैसे स्टडी की जाती है वो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। मिनरल की स्टडी कैसे की जाती है, देखो मिनरल की स्टडी के लिए अपन डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज में लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मेथड। देखो बाकी जनरली अगर आप यहाँ पे देखो तो इन सभी में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, एंजाइम, ठीक है, मोनोसेकेराइड, अमीनो एसिड, फैट, विटामिन, ये सारे क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, कार्बन होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जनरली कोई भी एक टिश्यू लेंगे और उसको क्या कर देंगे, जला देंगे। ठीक है, एकदम जला देंगे। जो जलाने के बाद जो अपने पास ऐश होगी यानी राख जो होगी, उस राख के अंदर बस क्या बचेंगे, मिनरल्स बचेंगे, जैसे सोडियम, ठीक है, पोटेशियम। तो ये सारे अपने पास क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, ये सारे रहेंगे। तो ये अपने पास क्या होंगे, मिनरल रहेंगे। अब इस एस के अंदर अपने पास क्या हो गया, ये केवल मिनरल है, और इस प्रकार से इसकी स्टडी होती है, यानी डिस्ट्रक्टिव मेथड, विनाश। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को एकदम भस्म करके और बाद में मिनरल की स्टडी की जाती है राख में। ठीक है, एकदम राख होगी ना, उससे अपने पास क्या होगा, मिनरल की स्टडी होगी। तो डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज में लेते हैं। और एक आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट पे कौन से मिनरल सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे। तो ऑक्सीजन मिलता है, सिलिकॉन, कैल्शियम, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, और अपने पास कैल्शियम, ये आपको मिलेंगे। समझ में आ गई? तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है अर्थ क्रस्ट पे, यानी कि पूरे अगर अपने धरती पे अगर अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
समझ में आ गई बात ये। फिर बात करें तो सिलिकॉन, कैल्शियम और सोडियम। और ह्यूमन बॉडी में क्या होता है अपने पास, ऑक्सीजन होता है और सबसे कम मात्रा में अगर देखा जाए तो कैल्शियम रहेगा। और भी होते हैं पर इन अगर चारों में से अगर बात की जाए तो अपने पास कौन होगा, कैल्शियम होगा। ऐसे याद रख लो, ओसी काना और ओसी नक्का, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखो आप यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप कौन से मिनरल अर्थ क्रस्ट पे और ह्यूमन बॉडी के अंदर है तो उसका एक ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो ये मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स अपन को पढ़ने हैं। तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पहले पढ़ेंगे। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट अपने पास कवर होगा उसके बाद अपन आ जाएंगे किस पे, अमीनो एसिड्स पे। और अमीनो एसिड को मिलाने पे अपने पास क्या बन जाएगा, प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पे विटामिन्स। विटामिन्स के बाद अपन यहाँ पे एंजाइम का टॉपिक आता है और वो जो कि अपन सरफेस केमिस्ट्री में कवर करेंगे। तो एंजाइम यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अपन डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड पे, यानी अपन को डीएनए और आरएनए पढ़ना है। तो पहले आप ये नोट करो, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, इसको सही ढंग से पढ़ लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहला इस बायोमोलिक्यूल्स में तो पहला मॉलिक्यूल है वो है अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स। देखो इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहो तो इसके दो डेफिनेशन चलती है। एक तो ओल्ड डेफिनेशन जो कि सही ढंग से तो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन नहीं करती है, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसी के नाम में पड़ा है, क्या होगा अपने पास है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। जैसे कि अपने पास यहाँ पे इसका जनरल अगर फॉर्मूला देखो, ठीक है, जनरल इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है अपने पास CxH2O होल वाई, ठीक है। अब x और y की वैल्यू कुछ भी सेट कर दो। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे x और y बराबर मान लो 6 ले लिया, तो क्या हो जाएगा C6H2O और बाहर 6 हो जाएगा। तो C6 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 और O6, तो ये अपने पास क्या है, ग्लूकोज हो गया। और ग्लूकोज अपने पास क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पर कुछ अपने पास यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको एक्सेप्शन भी मिलेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। ओल्ड डेफिनेशन में वो अपने पास सेट नहीं होते। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे लेऊँ कि अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 रख दो तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे CX और H2O होल y यानी 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराओ C2H4O2 और इसको कहीं ना कहीं मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3COOH। देखो 2 कार्बन है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। और परंतु ये अपने पास क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड अपने पास कोई कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, नहीं है, वो तो एक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तो अपने पास। पर ये अपने पास क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ओल्ड डेफिनेशन गलत है, ठीक है। एक एक्सेप्शन और दे देते हैं, जैसे कि अपने पास यहाँ पे रेमनोज होता है, ठीक है। तो रेमनोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O5, ठीक है। तो रेमनोज में अगर आप यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, 6 दिख रही है। और y की वैल्यू भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 6 दिख रही है। पर यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। और इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, ओल्ड डेफिनेशन में ये भी सेट नहीं हो रहा। भाई रेमनोज एक अपने पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद ये इस डेफिनेशन में सेट नहीं हो रहा। और ये अपने पास क्या हो रहा है, इस डेफिनेशन में तो सेट हो रहा है पर ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये एक्सेप्शन दिख गए। इसका मतलब ओल्ड डेफिनेशन बिल्कुल मतलब ये है कि एकदम सही ढंग से करेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, कुछ कमी है। तो इस वजह से अपन ने फिर दूसरी डेफिनेशन निकाली जिसको अपन बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, मॉडर्न डेफिनेशन। अब देखो मॉडर्न डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट की बनाई गई वो क्या थी भाई, ये समझ में आ गया ना आपको।
हाइड्रेट ऑफ कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये एग्जांपल देके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ कार्बोहाइड्रेट को ये डिफाइन करता है पर सारों पे नहीं लगता। जैसे एक्सेप्शन मैंने दे दिया आपको, एक्स और वाई की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ एसिटिक एसिड बनेगा, जो कि अपने पास एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है पर अपने पास इस फॉर्मूले में सेट नहीं हो रहा। इसका मतलब ऑल डेफिनेशन सभी जगह नहीं लगाई जा सकती, आपको कुछ एक अच्छी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो मॉडर्न डेफिनेशन आई बाद में। इन्होंने क्या कहा, मॉडर्न डेफिनेशन ने कहा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, और गिव, या फिर ऐसे बोल सकते हो, और कंपाउंड्स विच गिव सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ये फिर अपन ने क्या कर दी, मॉडर्न डेफिनेशन बना दी किसकी, ग्लूकोज की। इन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे, या फिर ऐसे कंपाउंड जो ऐसे क्या कर दे, यूनिट अपने पास हाइड्रोलाइसिस के बाद में दे दे, तो उनको अपन कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। वन बाय वन समझो। ऑप्टिकली एक्टिव ये क्या होते हैं अपने पास, ऑप्टिकली एक्टिव आपको पता होगा, जो क्या होते हैं अपने पास, जिसमें एक कायरल कार्बन होता है, ठीक है, जिसमें एक कायरल कार्बन हो, या तो फिर क्या होगा, कंपाउंड के अंदर अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तो अपने पास वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। वो पीपीएल को या तो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा जिसको अपन लीवर रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। साथ में इन्होंने लिखा पॉलीहाइड्रोक्सी, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है, जो अपने पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होंगे उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन से होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, OH। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा, बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, या तो उसके अंदर क्या होगा, एल्डिहाइड होगा यानी CHO, और या तो फिर कीटोन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी अपने पास। तो इन्होंने कहा है कि एक तो देखो पॉलीहाइड्रोक्सी होगा यानी OH बहुत सारे ग्रुप लगे हुए होंगे, और साथ में क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, या तो अपने पास एक कीटोन ग्रुप होगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। या फिर ऐसे कंपाउंड जिनको हाइड्रोलाइसिस करने पे कुछ ऐसी यूनिट दे दे, कौन सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और फिर कीटोन हो। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये अपने पास से डेफिनेशन सब जगह पे सेट बैठती है, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या होते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अपने पास क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, जिनको शुगर्स बोलते हैं। क्या बोलोगे आप उसको, शुगर्स बोलोगे। जैसे कि अपने पास आपको पता होगा ग्लूकोज हो गया जैसे, ठीक है, ग्लूकोज अपने पास क्या होता है, ब्लड शुगर होती है, ठीक है। फ्रक्टोज की अगर मैं बात करूं तो फ्रक्टोज अपने पास क्या होता है, फ्रूट शुगर होती है, यानी फल वगैरह में इनमें आपको ज़्यादा मिलेगी। समझ में आ गई बात ये चीज़ है। और अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो जैसे माल्टोज हो गया, माल्टोज को अपन क्या बोलते हैं, माल्टोज को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, माल्टोज को बोलते हैं ग्रेन शुगर, ठीक है। यानी कि जितने भी अपने पास क्या होते हैं, जो ग्रेन होते हैं, धान होते हैं, उन धान के अंदर कौन सी शुगर होती है, माल्टोज होती है। और जैसे कि सुक्रोज सबको पता होगा, ये तो अपने पास फेमस है, टेबल शुगर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये क्या होते हैं अपने पास, वो शुगर जो क्या होती है चखने में मीठी होती है ना, सॉरी, जो वो कार्बोहाइड्रेट जो अपने पास चखने में मीठे होते हैं उनको शुगर बोलते हैं। कुछ शुगर मैंने लिख दी, जैसे ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, माल्टोज को ग्रेन शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, चखने में मीठे होते हैं, इस वजह से इनको शुगर बोला जाता है। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा डी और एल के बारे में, ठीक है। ये जनरली क्या होता है अपने पास है, आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है। तो डी और एल का क्या मतलब होता है, देखो, अगर कोई भी मेरे पास कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी मेरे पास कंपाउंड हो, यहाँ मान लो आर डेस मेरे पास कुछ है, और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर उसमें दे दी जाए, ठीक है, ऐसे कुछ अपने पास स्ट्रक्चर दे दी जाए, तो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे ये कार्बन हो गया। सेकेंड लास्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन।
इस वाले कार्बन पे अगर अपने पास क्या होता है OH, ठीक है, अगर OH अपने पास क्या होता है राइट साइड में होता है तब तो अपन लिखते हैं D, ठीक है। और अगर अपने पास क्या होता है OH होता है ना, वो अगर अपने पास क्या हो लेफ्ट साइड में हो तो उसको अपन बोलते हैं L कन्फिग्रेशन, ठीक है। ये D होती है, ये L होती है। तो D और L जो नोमेनक्लेचर होता है ना, वो अपने पास क्या बताता है, वो OH की पोजीशन बताता है सेकेंड लास्ट कार्बन पे। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड में हुआ तो अपन लिखेंगे क्या उसको D, ठीक है। और अगर अपने पास क्या हुआ OH लेफ्ट साइड में हुआ तो उसको अपन बोलेंगे L। समझ में आ गई ना बात, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ऐसे हो जाएगा अपने पास। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो D और L वो नहीं है, ये स्मॉल d और स्मॉल l ये तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवर रोटेटरी होते हैं, ये तो बताते हैं पीपीएल को क्लॉकवाइज में घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज में। इसकी बात नहीं हो रही यहाँ। कैपिटल D और कैपिटल L का मतलब क्या होता है कि सेकेंड लास्ट पोजीशन पे OH की क्या पोजीशन है वो बताता है D और L। अगर D लिखा है तो इसका मतलब कैपिटल D का मतलब क्या होगा OH राइट साइड में, और अगर कैपिटल L लिखा है तो OH क्या होगा अपने पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा। ये एक छोटी सी मैंने आपको बात बताई है, बेसिक सी बात है, ठीक है। इसका अपन आगे यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, तो पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मैंने आपको जनरल बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मैंने बेसिक आपको यहाँ पे बता दिया। अब अपन चलेंगे किसकी तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। 3 प्रकार में पढ़े जाते हैं, एक तो हाइड्रोलाइसिस के बेस पे, एक नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, और एक अपने पास रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है जो कि इसकी बड़ी फेमस है। तो पहले उनको पढ़ेंगे और उसके बाद अपन आगे के टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, सही ढंग से इसको समझिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास क्लासिफिकेशन से ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, जिसका सबसे पहला अपने पास किस बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यानी हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब हो गया, पानी के अंदर कंपाउंड का टूटना, उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस के बेस पे अपने पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के बताए गए। सबसे पहला तो है मोनोसेकेराइड, ठीक है, क्या है, मोनोसेकेराइड्स। दूसरा अपने पास है यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है, और एक अपने पास है यहाँ पे पॉलीसेकेराइड। तो ये 3 आपके क्लासिफिकेशन है। मोनोसेकेराइड का क्या मतलब होता है कि जो वाटर के अंदर अपने पास क्या हो, फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, ठीक है। तो इनका हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, पानी के अंदर नहीं होता, तो उनको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, फ्रक्टोज हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल आ गए, मोनोसेकेराइड के आ गए। इनको अगर पानी में डालते हो तो ये आगे हाइड्रोलाइज नहीं होते, यानी पानी में टूटते नहीं है। तो ध्यान रखोगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ओलिगो का क्या मतलब होता है, ओलिगो का मतलब होता है कि इनको वाटर में डालने पर इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और कम से कम ये क्या होते हैं 2 से लेके और 10 तक अपने पास क्या होते हैं मोनोसेकेराइड की यूनिट देते हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड की अपने पास यूनिट्स देंगे कितनी, 2 से 10, ठीक है। ओलिगो का अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे डाइसेकेराइड हो गया अपने पास, डाई के अंदर आप के कौन कौन से लिख सकते हो भाई, यहाँ पे सुक्रोज लिख दो, माल्टोज लिख सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ग्लूकोज, माल्टोज, लेक्टोज, ये सारे क्या होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं। यानी इनको पानी में डालने पे ये क्या करते हैं, 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट देते हैं। जैसे ट्राई का भी आप यहाँ पे एक लिख सकते हो, रेफिनोज। रेफिनोज को अगर पानी में डालते हो तो 3 मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलती है, ठीक है। तो 2 से 10 के बीच में मोनोसेकेराइड की अगर यूनिट मिलती है तो उसको अपन बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। पॉली का क्या मतलब हो जाएगा, ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो अगर 10 से अपने पास ज़्यादा यूनिट मिल रही है तो उसको पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। इसका जैसे अपने पास एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, ये समझ में आ गई, स्टार्च, ग्लाइकोजन, और गम भी आप इसमें लिख सकते हो, वो गम नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम हो गया, ये सारे क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड के अपने पास है एग्जाम्पल है। इनको जैसे ही आप वाटर में डालते हो तो बठेरे अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलती है, जबकि अपने पास ओलिगो में क्या होगा 2 से 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलेगी, और मोनोसेकेराइड अपने पास क्या हो जाएंगे जो आगे फर्दर हाइड्रोलाइज होते ही नहीं है,
ठीक है, तो वो अपने पास हो गया। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये आपको यहाँ पे विथ एग्जाम्पल सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ दूसरे पे, जो कि है अपने पास रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब ये कौन सी शुगर्स होती है भाई, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो अगर मैं रिड्यूसिंग की बात करूं तो रिड्यूसिंग शुगर, देखो तीन अपने पास यहाँ पे रिएजेंट है। एक तो है टोलिन्स रिएजेंट, ठीक है, टोलिन्स रिएजेंट है। एक अपने पास है यहाँ पे फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। एक अपने पास यहाँ पे है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, ठीक है। तो बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, टोलिन्स रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट। अगर वो शुगर जो अपने पास क्या कर दे, टोलिन्स रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को अगर क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, इन सबको अगर रिड्यूस हो जाते हैं ये, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो इसको क्या होते हैं, रिड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, वो अपने पास शुगर्स जो क्या हो, टोलिन्स रिएजेंट को, फेलिंग्स रिएजेंट को और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को रिड्यूस ना कर सके, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और इनको अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, टोलिन्स रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। ये थोड़ी देर में अपन जैसे टेस्ट पढ़ेंगे ना इनके, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो शुगर जो इनको रिड्यूस कर दे उनको तो बोलते हैं रिड्यूसिंग, और जो इनको रिड्यूस नहीं कर सके उनको नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। अब जैसे रिड्यूसिंग शुगर का अगर आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये सारे अपने पास हो गए। नॉन रिड्यूसिंग का अगर आप देखो तो सुक्रोज, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। आपको एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप फटाफट बता सकते हो कि कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट दिया जाए तो वो रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा, आप हाथों हाथ बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ अपने पास तीसरे क्लासिफिकेशन पे, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब कार्बन के बेस पे अगर आप देखो, ठीक है, देखो नंबर ऑफ कार्बन आपके जनरली 3 से स्टार्ट होगा, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जनरली 6 तक आपके यहाँ पे है। और अगर मान लो अगर अपने पास अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा और या तो क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, या तो एल्डिहाइड होगा और या तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, कीटोन होगा। उस शुगर में, किसी शुगर में 3 कार्बन है और वो शुगर अगर एल्डिहाइड वाली है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ट्राई एल्डोज बोल देंगे, ठीक है। और अगर अपने पास यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है उसमें कार्बोहाइड्रेट में और कीटोन है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्राई कीटोज बोलोगे, ठीक है। ये नामकरण है। 4 है तो आप क्या बोलोगे, टेट्रा एल्डोज, ठीक है। और अगर अपने पास यहाँ पे क्या हो, कीटोन होगा तो टेट्रा कीटोज नाम पड़ेगा, ठीक है। 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटा एल्डोज, ठीक है। और अगर अपने पास यहाँ पे कीटोन होगा तो पेंटा कीटोज हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, हेक्सा एल्डोज, और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, हेक्सा कीटोज। तो ऐसे नाम पड़ता है। हेक्सा का मतलब 6 कार्बन, ALD का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, और ओज हमेशा क्या होता है, शुगर के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। कोई सी भी शुगर होती है ना तो उसके पीछे ओज लगेगा, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, तो ओज तो लगता ही है अपने पास। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे अपन ने ऐसे इसको क्लासीफाई कर दिया। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। एक बात तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि पॉलीसेकेराइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं अपने पास, शुगर्स नहीं होती है, यानी ये स्वाद में मीठी नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात ये। तो जो पॉलीसेकेराइड होती है वो अपने पास क्या होती है, स्वाद में मीठी नहीं होती, तो इस वजह से ये अपने पास क्या होगी, शुगर नहीं होती। कौन, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या पकड़ना होता है, मोनोसेकेराइड्स पढ़ने होते हैं। और सबसे जो सिंपल आपके पास यहाँ पे रहता है वो शुरुआत होती है कहाँ से, ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से ही अपन स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले इसका अगर प्रिपरेशन मेथड बताया जाए तो ग्लूकोज को बनाने का जो सबसे पहला तरीका रहता है वो अपने पास होता है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो C12H22O11 ये सुक्रोज होता है, और इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूँ एसिडिक, यानी एसिड की प्रेजेंस में,
तो C6H12O6 और C6H12O6 बनता है। ये होता है ग्लूकोज और ये होता है फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज फ्रक्टोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं अपने पास, समझ में आ गई बात ये। अब यहाँ पे देखो ये क्या होती है, डी फॉर्म होती है, ये एल फॉर्म होती है, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। और फ्रक्टोज अपने पास लेवो रोटेटरी होता है, यानी ये अपने पास क्या करेगा, पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये डी फॉर्म होती है, ये एल फॉर्म होती है, तो यहाँ से आप ग्लूकोज बना सकते हो। दूसरा, इसका जो बनाने का तरीका होता है अपने पास, वो आपके पास हो सकता है स्टार्च से। स्टार्च अपने पास क्या होता है, देखो ये होता है अपने पास C6H10O5, तो ये अपने पास क्या होता है, स्टार्च होता है। समझ में आ गई बात ये। C6H10O5 के बहुत सारी जब यूनिट अपने पास यहाँ पे जुड़ जाती है तो उसको स्टार्च बोलते हैं। तो जैसे इसको क्या करते हो आप, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो यहाँ पे, तो क्या होता है इस जगह पे, यहाँ पे C6H12O6 यानी ग्लूकोज की बहुत सारी आपके पास यहाँ पे यूनिट बाहर निकलती है। समझ में आ गई। तो स्टार्च से आप इस प्रकार से बना सकते हो, और ये इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर यानी कि टेबल शुगर से आप यहाँ पे ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास प्रिपरेशन मेथड्स हो गई। अब अपन आगे चलते हैं, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं यहाँ पे और पढ़ेंगे ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, तो कुछ मैं पॉइंट अगर बताऊं तो सबसे पहला तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखो कितनी बढ़िया बात बता दी आपको। दूसरा देखो, दूसरा ग्लूकोज अपने पास क्या होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ग्लूकोज एक एल्डोज है। ठीक है, एल्डोज होता है। एल्डोज मतलब क्या होगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी तो होंगे पर साथ में इसमें क्या होगा अपने पास, एल्डिहाइड होगा, तो एल्डोज बोल दिया। और 6 कार्बन का होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं अपने पास, हेक्सा एल्डोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है, ग्लूकोज अपने पास क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी पीपीएल को ये क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। पांचवा, अगर मैं यहाँ पे इसमें बात करूँ तो ग्लूकोज अपने पास क्या होता है, यहाँ पे डी फॉर्म होती है। ठीक है, ग्लूकोज एक क्या है अपने पास, डी फॉर्म है। इसका मतलब सेकेंड लास्ट पोजीशन पे कार्बन होगा ना, जो उसमें क्या होगा, OH है वो राइट साइड में होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, डी फॉर्म बोल दी। समझ में आ गई बात ये आपको, ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी फिशर प्रोजेक्शन देखो कैसी होती है, यानी इसकी जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं अपने पास, वो कैसी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँ। 6 कार्बन आपके पास है। सबसे पहला जो ऊपर वाला कार्बन होगा वो होगा अपने पास CH2OH, सॉरी CH2OH का, ये एल्डिहाइड है ना, तो C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड हो गया। और सबसे नीचे वाले कार्बन पे अपने पास CH2OH हो जाएगा। समझ में आ गई। तो 2 कार्बन आपने बना दिए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, तो ये अपने पास क्या हो गई, ये भी कार्बन हो गई। समझ में आ गई बात ये। अब यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ लगाओ H, अब उल्टा कर दो, यहाँ H यहाँ OH, फिर से उल्टा कर दो OH H, अब सेम ही रखो वापस OH और H। अब देखो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे OH क्या है अपने पास, राइट साइड में है, तो ये डी फॉर्म होती है। समझ में आ गई ना भाई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये होती है इसकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जिसको अपन फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या होंगे, देखो कायरल कार्बन क्या होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर हो। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या होती है, जिसमें चारों वैलेंसी उसकी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि इस कार्बन को देखो तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 1 पाई बन रहा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये कायरल नहीं है। इसमें अगर देखो तो देखो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। और इसमें क्या होंगे, चारों वैलेंसी आपको अलग अलग दिख रही है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CHO और इधर की तरफ पूरा ये ग्रुप है, तो ये अपने पास कायरल होगा। ऐसे ही अपने पास यहाँ H, यहाँ OH, ऊपर ये ग्रुप, नीचे वाला ये ग्रुप, तो ये भी क्या है, कायरल है। इसमें देखो OH इधर तरफ, ये H, ऊपर ये ग्रुप, नीचे की तरफ ये ग्रुप, तो ये भी कायरल हो गया।
यहाँ अगर देखो तो OH H ऊपर की तरफ कुछ और ग्रुप है, नीचे की तरफ कुछ और ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा अपने पास है कायरल होगा। नीचे वाला कायरल होगा क्या? नीचे वाला कायरल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ये देखो कार्बन OH H H, तो यहाँ देखो दो वैलेंसी सेम हो गई, तो इस वजह से अपने पास यहाँ पे क्या होगा, देखो चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, यहाँ दो वैलेंसी सेम हो गई, इस वजह से ये कायरल नहीं होगा, यानी 4 कायरल कार्बन इसके अंदर अपने पास होंगे। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 है इसके अंदर। बाकी मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी। अब अपन देखते हैं इसके रिएक्शंस, ठीक है, जो कि प्रूव करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ HCN के साथ, ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो इसमें आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये अपने पास एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ अपने पास H होगा, इधर की तरफ कुछ ग्रुप होगा, R डैश मान लेते हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप यहाँ पे क्या कराओगे, HCN के साथ कराओगे, ठीक है। किसके साथ करानी है? अपने पास है HCN के साथ करानी है। तो कैसे करानी है? अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पाइप बॉन्ड थोड़ा लूजली बॉन्डेड होता है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस होगा और इस पे आएगा प्लस। HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो है, इसमें H प्लस और Cn माइनस होगा, बस प्लस वाले को माइनस के पास भेज दो, माइनस वाले को प्लस वाले के पास भेज दो, तो अपने पास कैसा बनेगा? CH, ये R, यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा O और H, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? साइनाइड। तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, बस बना दो। और क्या यहाँ पे ये अपने पास हो गया क्या? ऊपर क्या जुड़ेगा? ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन अपने पास पहले से था, और यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा बताओ? OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइनाइड। अब बस आपको सेम वैसी की वैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देनी है। यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, और यहाँ आ जाएगा CH2OH, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस हो गया अपने पास। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और HI के साथ कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा इसमें। कैसे रिडक्शन होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो सब जगह हाइड्रोजन लगाते चलो यहाँ पे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे, इस जगह H लगाओ, इधर H लगाओ, इधर वापस H लगा दो, और इधर वापस H लगाओ, तो अपने पास क्या हो जाएगा? H2O बाहर निकलेगा, तो ऊपर क्या बचेगा? CH3 बचेगा। हाइड्रोजन का एडिशन कराना तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, तो क्या हो जाएगा? अपने पास H2O बाहर निकलेगा, तो CH2 बचेगा, तो ये हो गया CH2। ऐसे अपने पास इसमें लगाते चलोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे N हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? N हेक्सेन। ये लो, समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? हाइड्रोजन जोड़ते चलना है। और रेड फॉस्फोरस और HI ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? N हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। अब आ जाओ, अगर ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ करा दी जाए, यानी अपने पास ये क्या हो गया? देखो इसकी रिएक्शन आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपने पास C डबल बॉन्ड O हाइड्रोक्सिल अमीन होता है ये, तो यहाँ H लगा दिया, यहाँ मान लो कुछ R डैश अपने पास होगा, और इसकी रिएक्शन अपन को किसके साथ करानी है? तो ये हो गया अपने पास NH2OH हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब कराओगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे अपने पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? NH2, ठीक है। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, तो यहाँ से H2O चला जाएगा, तो क्या बचेगा? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये अपने पास R डैश रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड अपने पास N और OH बन जाएगा, तो बस वहाँ पे चिपका दो। और क्या है? ये कार्बन है अपने पास, और इससे अपने पास एक हाइड्रोजन रहेगा और डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर पूरी सेम रखनी है अपन को, ठीक है। बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम रखनी है, जैसी अपने पास है वैसी की वैसी यहाँ पे रख दो आप। OH H OH और H, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपने पास है ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, एक मिनट मार्कर में दूसरा लेता हूँ एक बार। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका रिएक्शन अपन ACOAC के साथ कराएं, ठीक है। यानी ये एसिड अनहाइड्राइड होता है। ACOAC क्या होता है? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 होता है। तो यहाँ से क्या होगा? अपने पास ये वाला लेके ये निकल जाएगा। समझ में आ गई ना बात? ये वाला बॉन्ड है ना, वो तो क्या होगा? ये लेके चला जाएगा। देखो जनरली ये ACOAC क्या होता है? अपने पास ROH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अपने पास ये H प्लस निकलेगा, यहाँ से O माइनस निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये अपने पास बॉन्ड तोड़ के ये लेके जाएगा। तो क्या होगा अपने पास बताओ? ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ O है अपने पास,
ये H+ इससे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा RO और इस जगह क्या हो जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा। यानी अगर यहाँ पे देखो तो अल्कोहल होगा ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे ROAC में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो ऐसे अपनों को ये रिएक्शन करवानी है। पहली बात ये ACOAC अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। जितने भी अल्कोहल आपको दिख रहे हैं उनके साथ यहाँ के रिएक्शन होने वाली है। तो आपको क्या करना है, OH है ना, OH की जगह OAC करना है। क्या करना है, OH की जगह OAC करना है। अब कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ROH में क्या होगा, H+ और यहाँ पे माइनस होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो H+ तो जाएगा O- के पास, तो अपने पास एसिटिक एसिड बन गया। और यहाँ पे क्या होगा, RO- है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन गया अपने पास। यानी यहाँ पे क्या बना है, ROAC बना है। तो अल्कोहल में OH की जगह OAC लगाना है, बस इतना ही काम करना है। कर दो यहाँ पे। एल्डिहाइड तो ऊपर जैसा का वैसा रहेगा CHO। फिर अपने पास यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे OAC आएगा, यहाँ OAC, यहाँ OAC और इस जगह पे भी OAC। इसका मतलब मैं इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है, तो मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पे C लिखेंगे, चलो H लिख देते हैं पहले। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, COAC बनेगा। समझ में आ गई ना बात। ये भाई यहाँ पे ये हाइड्रोजन है वो तो मैंने ऐसे रख दिया, ये कार्बन अपने पास हो गया। और इस कार्बन के बाद अपने पास क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या करना था, ROAC करना था। R एक कार्बन का है अपने पास, तो यहाँ पे मैंने कार्बन लिख दिया और OH की जगह क्या करना है, OAC करना है। और ऐसे अपने पास कितने में होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ होल 4 लगा दिया। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH2, OH की जगह OAC कर दो, बस ये अपने पास हो गया। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्योंकि 5 एसीटेट ग्रुप आए हैं ना, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नाम पड़ेगा। इसमें देखो Br2+ अपने पास क्या होगा, H2O होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, केवल एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अपने पास यहाँ पे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ऊपर हो जाएगा COOH और यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पे OH, इस जगह H आएगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ H और इस जगह क्या हो जाएगा CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलोगे, ग्लूकोनिक एसिड। समझ में आ गई बात ये। और अगर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करोगे तो ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऊपर वाले एल्डिहाइड को और नीचे वाले इस एल्कोहल को, दोनों को क्या करेगा अपने पास यहाँ पे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर, ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये अपने पास 4 तो ऐसे ही रहेंगे, ऊपर हो जाएगा COH, नीचे भी हो जाएगा COH, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पे H। इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड बोलते हैं, या फिर कुछ जगहों पे आपको इसका नाम ग्लूचारिक एसिड भी नाम मिलेगा। क्या नाम मिलेगा, ग्लूचारिक एसिड। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई, समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो HCN की अगर रिएक्शन करोगे तो अपने पास CN और OH लगेगा। मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म आपको बता दिया कैसे जुड़ेगा। इसको बोलोगे आप क्या, ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन बोलोगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, साइनाइड होता है ना HCN, ये केवल क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो जैसे ये रिएक्शन हुई तो अपने पास क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन बन गया, जो कि इस बात का सबूत देगा कि सबसे पहले कार्बन पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। तो इससे अपन को पता चला कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है। फिर उसके बाद रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिएक्शन करें तो N हेक्सेन अपने पास बन गया, जिससे पता चला कि अपने पास यहाँ पे हेक्सेन बना है। और N हेक्सेन यानी कि अपने पास 6 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। इस बात का सबूत हो गया अपने पास। ऐसे ही NH2OH क्या करता है, अपने पास यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ से भी अपन को ये इसी बात का पता लगा कि ऊपर क्या है, एल्डिहाइड है। फिर ACOAC क्या होता है अपने पास, यहाँ पे ACOAC क्या करता है अपने पास, OH के साथ रिएक्शन करता है, केवल OH के साथ। अब यहाँ पे जब आपको दिखा कि पेंटा एसीटेट बन रहा है तो इन्होंने कहा कि ग्लूकोज के अंदर 5 टोटल अपने पास क्या होंगे, OH के ग्रुप होंगे। समझ में आ गया ना, पेंटा एसीटेट बनाए तो 5 अपने पास क्या है, OH के यहाँ पे ग्रुप है। फिर उसके बाद जैसे Br2H2O के साथ अपने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे ऊपर वाला एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बस ऊपर वाले को ये कन्वर्ट कर देगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में।
तो इससे अभी एल्डिहाइड का ही पता लगता है। और कंसनट्रेटेड HNO3 क्या करता है, अपने पास ग्लूकोज को और एल्कोहल को दोनों को ग्लूकोज क्या, एल्डिहाइड को, और नीचे अपने पास क्या होगा, एल्कोहल होगा CH2OH, इनको क्या करेगा, अपने पास एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो सभी रिएक्शन को जब कंबाइन किया गया तो फाइनल इसकी जो स्ट्रक्चर आई थी वो फिशर ने दी थी, तो उसी के नाम पे पड़ गई फिशर प्रोजेक्शन। समझ में आ गई ना बात। ये बात यहीं से ही पता चली हुई है कि कितने एल्डिहाइड है, कितने OH अपने पास है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, ये सारा का सारा है वो फिशर ने बताया था। समझ में आ गई। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, देखो जब कुछ अपने को बातें पता चली, जैसे कि ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट नहीं देता है, सिफ्स टेस्ट नहीं देता है, और पेंटा एसीटेट होता है ना, वो NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं देता है, यानी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं देता। ये सारी की सारी रिएक्शन अपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बस एक बार टेस्ट के नाम ध्यान में रखो, वहाँ पे पढ़ लेना क्या होता है, क्योंकि अभी मैं बताने लग गया तो क्या होगा, 10 मिनट ऐसे वेस्ट हो जाएंगे और इसका कोई मतलब नहीं है। तो बस इतना ध्यान में रखो कि ग्लूकोज ये सारे टेस्ट नहीं देता। तो इस वजह से फिर इस बात का पक्का सबूत हो गया अपने पास कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं है। ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर आप अभी स्ट्रेट बना रहे थे वैसी स्ट्रक्चर न होकर इसकी क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर चलती है। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फिर पता चला, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर खोजी हावर्थ ने, और उन्हीं के नाम पे फिर हावर्थ स्ट्रक्चर पड़ा नाम। तो हावर्थ स्ट्रक्चर अपन अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, मार्कर में से इंक लीक हो रही है, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो अभी आपने क्या देखा कि ये C है, ये डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे H। ठीक है, और इस जगह पे अपने पास क्या लगाए थे आपने, ऐसे 4 कार्बन, और नीचे की तरफ क्या था, CH2OH। यहाँ आप क्या बना रहे थे, OH, इधर H, इधर क्या बना रहे थे, H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड तो इस पे उतरता है, तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, और इस पे क्या आएगा, थोड़ा प्लस आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये सेकेंड लास्ट कार्बन जो था अपने पास, इससे जो OH जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे क्या करेगा, अपने पास ऐसे तोड़ दो इसको, H+ और माइनस। अब ये H+ तो क्या करेगा, इसके पास जाके बैठ जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पास है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ गई बात है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को सीन मिलेगा। तो इसकी 2 स्ट्रक्चर अपने पास पॉसिबल होती है। एक तो जैसे मान लो ये मैंने कार्बन लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, OH लगा दिया। भाई ऑक्सीजन पे जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, अपने पास है OH बनेगा, और इधर H मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं वैसे ही बना रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ CH2OH है, और इस जगह पे क्या है, OH है, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, और इधर H, और इधर H। अब यहाँ से क्या हुआ, अपने पास इस ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, अपने पास ऊपर वाले जो कार्बन था उसके पास क्या कर लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या हो सकता है OH अपने पास क्या हो, लेफ्ट साइड में आ जाए, तो अपने पास एक ये भी क्या होगी, पॉसिबिलिटी बैठेगी। ठीक है, ऐसे बैठेगा अपने पास OH, H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन गया CH2OH। समझ में आ गई बात। ये चीज़ है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो अगर OH अपने पास क्या हो, राइट साइड में हो, तो उसको बोलते हैं अपने पास है अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे। समझ में आ गई। और यहाँ पे अपने इसको क्या बोल देंगे, बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। समझ में आ गई बात। ये तो ऐसा इसका नाम रखा जाता है। अल्फा का मतलब अपने पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर OH राइट साइड में है तो अल्फा लिखोगे, और OH अगर अपने पास क्या हो, लेफ्ट साइड में होगा, तो उसको बीटा लिखोगे। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, वो बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आ गई बात। ये तो ये इनकी स्ट्रक्चर हो गई। अब अगर अपन को क्या करना है, इनकी हावर्थ स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो हावर्थ स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे आप एक ट्रिक ध्यान में रखो, जो कि क्या होगी, अपने पास है लुर्न। ठीक है, लुर्न ऐसे आपको ध्यान में रखना। अभी मैं बताता हूँ इस ट्रिक का क्या मतलब है। अगर देखो यहाँ पे एक रिंग बन गई, एक साइकिल बन गया ना अपने पास, साइक्लिक चेन बन गई, या फिर एक रिंग बन गई। कितने मेंबर की रिंग है बताओ, एक कार्बन यहाँ पे है तो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5वां मेंबर, और 6ठा मेंबर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी। ये अपने पास रहा ऑक्सीजन,
ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन होगा। समझ में आ गई ना भाई बात। ये तो पहला कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पे, पांचवा कार्बन यहाँ पे। समझ में आ गई बात। ये छठे कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे लगाया, इसके बाद पहला कार्बन ये वाला है, ये यहाँ पे, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अपने पास चलेगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो ये पांचों कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये पूरी की पूरी रिंग एक प्लेन में होगी। समझ में आ गई, एक प्लेन के अंदर होगी। और जो अपने पास ये इसकी वैलेंसीज है, ये जो इसके बॉन्ड है, इसको आप ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है। वर्टिकली आपको क्या करने हैं, बॉन्ड बना देने ऐसे। तो ये मैंने इसमें ऐसे बॉन्ड बना दिए। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें OH और H कैसे लगानी है, तो लून के हिसाब से लगानी है। जो लेफ्ट में है वो ऊपर रहेगा, जो राइट में है वो अपने पास नीचे रहेगा। जैसे सबसे पहले कार्बन पे देखो, तो ये OH अपने पास क्या है, यहाँ पे राइट साइड में है। राइट में होगा तो अपने पास नीचे लिखना है, यानी OH यहाँ आएगा और H अपने पास यहाँ आएगा। दूसरे में अगर देखो तो OH यहाँ राइट साइड में है, तो उसको भी नीचे ले लो, तो ये नीचे आ गया अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे कार्बन पे अगर देखो तो OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में होगा तो ऊपर बनाना है, तो OH यहाँ आ जाएगा, H इस जगह पे आएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चौथे कार्बन पे देखो, OH अपने पास क्या है, यहाँ पे OH अपने पास यहाँ का है, राइट साइड में। राइट में है तो नीचे लगा दो, तो ये नीचे आएगा और H ऊपर आ जाएगा। फिर इस कार्बन पे एक H है और एक CH2OH है। अब भारी वाला जो ग्रुप होगा ना, वो अपने पास क्या होगा, ऊपर रहेगा, ठीक है, और जो हल्का ग्रुप होगा वो नीचे रहेगा, ताकि रिंग स्टेबल हो जाए। अगर बड़े वाले को अगर अपन नीचे रख देते तो ये रिंग को पूरा ही धकेल देता नीचे की तरफ। समझ में आ गई ना बात ये। तो इस वजह से अपने पास ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। समझ में आ गई बात ये। और अगर आपको इसका क्या करना है, अपने पास ये बनाना है, बीटा फॉर्म बनाना है, तो सेम ही स्ट्रक्चर रहेगी अपने पास। अगर इसका बीटा फॉर्म बनाना है ना, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगी। करना क्या, आपको पहले को फ्लिप करा दो, बस यही तो है भाई। यहाँ OH था, OH इस बार लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में आएगा तो ऊपर रहेगा, तो OH यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, यहाँ H, यहाँ पे OH, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, OH, इधर H आएगा, इधर अपने पास H होगा, इधर OH, इधर हो जाएगा क्या, CH2OH, इधर हो जाएगा H। यानी पहले कार्बन को मैंने फ्लिप करा दिया, ठीक है भाई। छठा कार्बन यहाँ है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ऊपर की तरफ रहेगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गई अपने पास इसकी अल्फा। देखो इसको कैसे लिखते हैं, अल्फा पॉजिटिव डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, ये चीज हो गई। ऐसे इसका नाम क्या पड़ेगा अपने पास, बीटा पॉजिटिव डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, ऐसे इसका नाम पड़ेगा अपने पास। अब यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं तो अल्फा का क्या मतलब हो गया, अल्फा का मतलब है कि OH अपने पास यहाँ पे क्या है, राइट साइड में। और यहाँ बीटा का क्या मतलब हो गया कि OH अपने पास लेफ्ट साइड में। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो है, प्लस का मतलब यहाँ पर भी डेक्स्ट्रो रहेगा, ठीक है, यानी कि PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। डी इसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, कार्बोहाइड्रेट की फैमिली होती है वो DL से रिप्रेजेंट की जाती है। डी का मतलब क्या है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो अपने पास OH होगा ना, वो कहाँ होगा, राइट साइड में होगा। समझ में आ गई बात ये। और ग्लूकोपाइरानोज, पाइरानोज क्या होता है, देखो पाइरानोज अपने पास है, इस रिंग से नाम आया, ठीक है, इस रिंग से अपने पास यहाँ पे नाम आया। इस रिंग को अपन क्या बोलते हैं, पाइरान रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका अपने पास क्या नाम पड़ता है यहाँ पे, पाइरानोज। समझ में आ गई ना। देखो ये रिंग 6 मेंबर जैसी नहीं दिख रही इसको, तो इसका मतलब ये अपने पास क्या हो गया, पाइरानोज। पाइरान रिंग होती है, उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। समझ में आ गई बात ये। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई किसकी, अपने पास ग्लूकोज की, कौन सी, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज। ये इसकी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ट्रिक ध्यान में रखो, लोन और साइक्लिक अगर आपके पास होगा तो आप आराम से यहाँ पे बना सकते हो। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसा अपन को क्या करना है, यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है, अल्फा और बीटा, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अब अपन चलते हैं फ्रक्टोज के यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो इसको कर लीजिए नोट आप। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। तो दूसरा अपने पास क्या आ गया, फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर अपन को पढ़नी है। देखो कार्बन तो देखो भाई 6 तो इसमें भी होंगे, ठीक है, 6 कार्बन तो इसमें भी आपको मिलेंगे। ऊपर अपने पास रहेगा CH2OH और यहाँ पर भी क्या रहेगा, CH2OH रहेगा। समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस जगह तो होगा क्या, डबल बॉन्ड O, और इस जगह क्या होगा अपने पास है, H रहेगा, ठीक है।
और बाकी है वो अपने पास क्या रहेगा, इधर की तरफ आ जाएगा। देखो सेकंड लास्ट पोजीशन पे OH रहेगा, कितने कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 बनाओ यहाँ पे। तो ये OH इधर की तरफ H आएगा, इधर OH इधर H, ऊपर उल्टा हो जाता है H और OH। समझ में आ गई बात है। तो ये इसकी क्या हो गई, अपने पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गई। अब इस जगह पे अगर यहाँ पे आप बात करो तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड है वो ये ऑक्सीजन के ऊपर उतरेगा, तो ये सेकंड लास्ट वाला H+ होगा और ये माइनस होगा। तो ये प्लस वाला तो इस जगह चला जाएगा और माइनस वाला क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो इसकी क्या होगी, दो स्ट्रक्चर अपने पास पॉसिबल रहेगी। कैसी कैसी रहेगी देखो, एक तो CH2OH, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिए 1 2, ठीक है, 1 2 3 और 4, इस जगह पे CH2OH रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये हो गया H, इधर OH इधर H, इधर रहेगा H इधर रहेगा OH, इधर H आएगा। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे O और H, क्योंकि H+ क्या होगा अपने पास यहाँ चला गया तो OH आ गया, तो इस जगह पे क्या होगा अपने पास ऑक्सीजन होगा, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसकी अपने पास दो स्ट्रक्चर क्या होगी, पॉसिबल रहेगी। कैसी कैसी दो स्ट्रक्चर रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये पहला कार्बन है, अगर OH मैंने इधर लिखा, देखो एक तो OH है एक CH2OH है, तो ये अपने पास हो गया क्या, CH2OH। फिर इसमें अपने पास क्या दिख रहा है आपको, इस जगह पे दिख रहा है आपको OH, इधर H आ रहा है, इधर आ रहा है OH, इधर H आ रहा है, इधर H आ रहा है और इस जगह आ रहा है CH2OH। और ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। और एक अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इधर जुड़ेगा, देखो CH2OH, इधर आ जाएगा OH, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है अपने पास। तो ये OH हो गया, ये H लिखा मैंने, ये OH लिख दिया, ये H लिख दिया और ये H लिख दिया। यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, CH2OH, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर OH अपने पास राइट साइड में है तो इसको बोलोगे आप क्या, अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है। और इसमें अपने पास आपको दिख रहा होगा OH है लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसको बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। समझ में आ गई ना बात, ये तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब अगर देखो तो इसमें भी एक साइकिल बन रही है, यानी एक रिंग बन रही है। कितने कार्बन, कितने मेंबर की है, देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है। और 5 मेंबर की जो रिंग होगी वो अपने पास और ऑक्सीजन के सहित वो अपने पास ऐसी हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ये ऐसी अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर बनेगी। और अपने पास देखो दो बना लेता हूँ, क्योंकि एक अल्फा के लिए बनानी है एक बीटा के लिए बनानी है। तो ऐसे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग है, ये 1 2 3 4 तो कार्बन है और ये अपने पास हो गया। और वर्टिकली अपन को क्या करने हैं, इसमें बॉन्ड दर्शाने ऐसे, ठीक है, ऐसे अपने पास क्या करने हैं, वर्टिकली बॉन्ड है वो आपको रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पे। तो इस जगह पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो OH यहाँ पे कहाँ है, वही ट्रिक वापस लगानी है लूल, ठीक है। तो OH अपने पास कहाँ है, राइट साइड में, राइट साइड में होगा तो नीचे लगाना है। तो यहाँ OH क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा क्या, CH2OH रहेगा। समझ में आ गई बात ये। बाकी यहाँ देखो OH अपने पास कहाँ है, दूसरे पोजीशन पे, भाई ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन अपने पास, ठीक है। तो इस जगह पे अगर देखो तो ये पहला कार्बन हो जाएगा अपने पास है, इस पे OH राइट साइड में था तो नीचे लगा दिया, इसमें OH लेफ्ट साइड में है तो ये ऊपर रहेगा। फिर OH राइट साइड में आ गया तो अपने पास कहाँ हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा OH। फिर वापस यहाँ पे देखो तो एक H है और CH2OH है, तो CH2OH तो ऊपर रखो, ठीक है। और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, अपने पास अल्फा डी फ्रक्टोज हो गया। अब बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है तो बस इस पहले वाले को बदल दो, तो यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा CH2OH, ये OH, ये H, ये हो जाएगा H, ये OH, ये हो जाएगा अपने पास CH2OH, यहाँ क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे अल्फा डी प्लस फ्रक्टो, ठीक है, फ्यूरानोज। तो ये अपने पास इसका नाम पड़ेगा। ऐसे ही इसका नाम अपने पास क्या पड़ेगा, बीटा डी पॉजिटिव, ठीक है, फ्रक्टो फ्यूरानोज, ठीक है, ये इसका नाम पड़ गया। अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास कि OH अपने पास क्या है, राइट साइड में, और बीटा का क्या मतलब हो जाएगा, OH लेफ्ट साइड में। डी का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, डी का यहाँ पे क्या मतलब होगा कि इसकी फैमिली कैसी है, डी है, यानी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे अगर OH की पोजीशन देखोगे तो वो राइट साइड में रहेगी, ये रिप्रेजेंट करता है। और फ्रक्टोज अपने पास कैसा होता है, यहाँ पे अपने पास लीवो रोटेटरी होता है। तो लेवो रोटेटरी जो होते हैं वो अपने पास क्या करते हैं, पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, तो इसलिए नेगेटिव सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। फ्रक्टो का मतलब हो गया अपने पास यहाँ पे क्या, फ्रक्टोज से हो गया,
और फ्यूरानोज, फ्यूरान एक रिंग होती है, ठीक है, फ्यूरान अपने पास क्या होती है, एक रिंग होती है, उससे आया है ये नाम। ये होती है अपने पास, देखो फ्यूरान की रिंग होती है, ऐसी होती है अपने पास, समझ में आ गई ना बात ये। तो ये अपने पास क्या होती है, यहाँ पे आपको ये फ्यूरान की ऐसे रिंग दिखेगी, तो इसको फ्यूरान रिंग बोलते हैं। तो फ्यूरान रिंग हो गई, और वो अपने पास कैसी थी, पायरान रिंग थी ग्लूकोज के अंदर, और यहाँ फ्यूरान है, तो उसमें वहाँ पे पायरानोज नाम आता है, क्योंकि पायरान रिंग थी। यहाँ फ्यूरान रिंग का डेरिवेटिव है, तो इस वजह से अपन ने फ्यूरानोज नाम लिख दिया। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास हो गए अल्फा और बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स हो गए, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है अल्फा, ठीक है, और बीटा डी जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है साइक्लिक, की आपको आनी चाहिए। अब अपन सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का, इन सब का क्या करेंगे, 1 बाय 1 अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं बार बार अगर बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं पहले से बना के रखूंगा अल्फा डी, और बाद में उसको जोड़ के मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ गई बात ये। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको सही ढंग से आप देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इस पर। तो अब अपने आगे चलते हैं, और यहाँ पे अपन बात करेंगे किसके बारे में, सुक्रोज एंड माल्टोज के यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सुक्रोज की, सुक्रोज देखो 2 यूनिट से बनता है, किससे, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज। इन दो के कॉम्बिनेशन से अपने पास क्या होता है, सुक्रोज की प्राप्ति होती है। अभी जैसे मैंने बताया था, ये अल्फा डी अपने पास ग्लूकोज होगा, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है अपने पास, अल्फा में OH होता है अपने पास, कहाँ पे, राइट साइड में होता है, राइट साइड में होगा, तो राइट में क्या होता है, LURN नीचे आएगा, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। और बीटा डी फ्रक्टोज की अगर यहाँ पे बात करो, तो बीटा में अपने पास क्या होता था, OH है वो लेफ्ट साइड में होता था, OH लेफ्ट साइड में होगा, तो अपने पास कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, तो OH ऊपर चला गया अपने पास। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है ना मोनोसेक्राइड का, वो वाटर के रिमूवल से होता है, ठीक है, यानी डिहाइड्रेशन से होगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं, OH से ही निकलेंगे, कभी भी H से नहीं निकले। देखो आप कई क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H करके H2 निकाल देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, हमेशा OH है, उन्हीं से ही वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव करवानी है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रक्टोज बना लिया, और यहाँ पे आप क्या करो, इसमें से ये H2O यहाँ से रिमूव कर दो। H2O आप जैसे रिमूव करोगे तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे इस जगह पे अपने पास अगर आप बात करो तो कुछ आपका वो ऐसा दिखेगा कि ये H है, ठीक है, ये H है, ये OH बना दिया मैंने, और ये हो जाएगा OH, ये H, यहाँ H, ये OH, और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, यहाँ पे H हो जाएगा, और इससे अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या लग जाएगा, ये वाला फ्रक्टोज है, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये भाई फ्रक्टोज है वो अपने पास है कुछ ऐसे, इस पोजीशन पे ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पे अपने पास हुआ। अब इसमें अगर बात करो तो इसका क्या है, पहला कार्बन C1, और इसका क्या है, पहला दूसरा कार्बन C2। तो यहाँ पे अपने पास क्या बोलते हैं इसको, C1 C2, और यहाँ पे जब वाटर के रिमूवल से बॉन्ड बनता है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हो आप यहाँ पे, या बॉन्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अपने पास यहाँ पे तैयार हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, अपने पास माल्टोज की प्राप्ति होती है, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे देखो, ये अपने लिख दिया अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, OH से आपको वाटर निकालना है, तो ये मैंने यहाँ पे वाटर निकाल दिया, तो अपने पास क्या बनेगा बताओ, अपने पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी क्या, यहाँ पे दिस वन, ये चीज़ हो गई। तो ऊपर तो HH रहेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को आप यहाँ पे क्या बोलोगे, देखो इसका पहला कार्बन है C1, और इसका कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 C4, तो ये अपने पास हो गया C4 कार्बन। तो इस लिंकेज का क्या नाम पड़ेगा, C1 C4, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से प्राप्त होगा, और ये C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से प्राप्त होगा। तो ये अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे कौन सा, ग्लूकोज का, और अपने पास यहाँ पे माल्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं लैक्टोज के यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो इसको कर लीजिए नोट पहले।
तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे लैक्टोज के बारे में, जिसको अपन मिल्क शुगर भी कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो साइक्लिक स्ट्रक्चर लैक्टोज की कैसे बनती है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनती है। समझ में आ गई बात? ये देखो, ये अपने पास है बीटा डी ग्लूकोज, आपको दिख रहा होगा, ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया। और ये अपने पास क्या है, देखो यहाँ पे ये भी बीटा डी ग्लूकोज ही है। बस आपको क्या करना है, चौथा कार्बन ढूंढना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे कार्बन को फ्लिप करा दो, तो यानी OH ऊपर कर दो और H नीचे कर दो, तो बस ये क्या बन जाता है, बीटा डी गैलेक्टोज। समझ में आ गई ना बात? ये गैलेक्टोज कैसे बनाना है, चौथे कार्बन को फ्लिप करा दो, पहले बीटा डी ग्लूकोज बना लो, चौथे कार्बन को क्या करना है, अपन को उल्टा कर देना है, OH ऊपर H नीचे आ जाएगा। तो बस ये अपने पास क्या बन गया, बीटा डी अपने पास गैलेक्टोज बन गया। अब आपको क्या करना है, OH से वाटर निकालना है, तो यहाँ से OH निकाल लिया, यहाँ से H निकाल लिया, तो बस पानी निकालना है और कुछ करना ही नहीं है। देखो बायोमोलिक्यूल में पानी निकालना है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखो आप, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास यहाँ पे, और ये अपने पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, इस जगह पे तो H है और यहाँ पर भी H है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, O की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देनी है। समझ में आ गई ना बात? ये तो ये चीज़ होगी, तो ये अपने पास यहाँ पे बन गई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो बाकी जगह पे आपको लगा देना है, अगर बोर्ड में पूछता है ना, अगर इसकी स्ट्रक्चर है तो आपको बनाना होगा, ये OHH है, OHH, ये सारे लगाने होंगे आपको। समझ में आ गई बात? ये तो वो अपने पास बन गया। देखो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ का चौथा कार्बन है और यहाँ का पहला कार्बन है, यानी ये कौन सी लिंकेज हो गई, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ है अपने पास। अब इसमें आ जाओ, अपने पास स्टार्च की साइक्लिक स्ट्रक्चर देखनी है। तो स्टार्च की जब साइक्लिक स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं अपने, कि स्टार्च दो चीज़ों से बनता है, एक तो अमाइलोज से, एक अमाइलोपेक्टिन से। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज होता है लीनियर पॉलीमर होता है, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। यानी बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज बना लो और उनको साथ में जोड़ दो, वाटर का रिमूव करके आपके पास अमाइलोज बन जाएगा। जैसे कि इसमें देखो आप, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो इसमें से अपन को क्या करना है, यहाँ पे वाटर का रिमूवल करा दो। ये वाटर का रिमूवल हो गया, ये वाटर का रिमूवल हो गया। बस अब इन सबको जोड़ दो आपस में, ठीक है। बस अब इसको क्या करना है, अपन को यहाँ पे जोड़ दो। तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। किसके बीच बनेगी बता सकते हो क्या आप? यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1, यानी ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे कैसी होगी, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। देखो ऐसे जुड़ता जाएगा अपने पास, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, फिर आगे वाले में बॉन्ड बन जाएगा, फिर आगे वाले में, तो लीनियर पॉलीमर हो गया। पॉलीमर मतलब क्या हो गया, बहुत सारे मोनोमर का रिपीटेशन। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, रिपीट होता जाएगा। ये कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। अब सेम ही कुछ ऐसा यहाँ पे आपको क्या दिखता है, अमाइलोपेक्टिन में दिखता है। अमाइलोपेक्टिन में अपने पास क्या हो जाता है, ब्रांच्ड हो जाती है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है अपने पास, ब्रांच्ड, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ब्रांच्ड पॉलीमर हो जाएगा ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का अगर आप लीनियर पॉलीमर बनाओगे तब तो बनेगा अमाइलोज, और अगर आप ब्रांच्ड पॉलीमर बना दोगे तो क्या बनेगा, अमाइलोपेक्टिन बनेगा। समझ में आ गई बात? ये कैसे होगा ये, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊँ तो किस प्रकार से आप इसको बनाओगे, चलो अगले अपने स्लाइड पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, अमाइलोपेक्टिन और सेलुलोज के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन अपने पास क्या होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, ठीक है। ब्रांच्ड पॉलीमर होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये अल्फा डी ग्लूकोज पहले लीनियर लगा दिए। अब लीनियर में लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये H2O निकाल लो, ठीक है। ये H2O निकल जाएगा और ब्रांच्ड हो जाएगी कहाँ पे, छठे कार्बन पे। ये जो छठा कार्बन आपको दिख रहा है, इसका OH और इसका H, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ऐसे यहाँ से ये OH और ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो आपको ऐसा करना है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगी, एक लिंकेज तो यहाँ बनेगी, ठीक है। एक लिंकेज तो आपके इस जगह पे बन जाएगी, ये O हो गया, ये लिंकेज इसके साथ बन गई, और एक अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिंकेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और एक अपने पास यहाँ पे ये ऑक्सीजन की लिंकेज बन गई H2O के रिमूवल से। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो C1, ठीक है,
और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी और छठे कार्बन पे ब्रांचिंग हो जाएगी। तो ब्रांच्ड पॉलीमर हो गया अपने पास कौन, अमाइलोपेक्टिन। समझ में आ गई बात ये। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो अमाइलोज लीनियर पॉलीमर है जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमर है। अमाइलोज के अंदर क्या होता है 15 से 20% के अंदर स्टार्च का जो अपने पास कॉम्पोजिशन होता है वो 15 से 20% अमाइलोज का होता है, और स्टार्च के अंदर 80 से 85% क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि ब्रांचिंग ज़्यादा होगी इसमें। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, यहाँ पर भी C1C4 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होगी, पर साथ में क्या होगा C6 पे क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। अब आ जाओ सेल्यूलोज पे। सेल्यूलोज क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज आप ले लो यहाँ पे, और अब आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर का रिमूवल करा दो। तो ये वो चीज़ हो गई, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया। तो अपने पास यहाँ पे कैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे इस टाइप के। ठीक है, एक और बना लेंगे यहाँ पे, ये चीज़ हो गई। ये देखो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे अपने पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर देना, ये अपने पास क्या बन गया, सेलुलोज बन गया। बस अब देखो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सुक्रोज होता है वो किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज से माल्टोज बनता है। लैक्टोज के अंदर बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है। स्टार्च की अगर मैं बात करूँ तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। और यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। सेलुलोज होता है लीनियर पॉलीमर किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हाथों हाथ बनानी आनी चाहिए। अगर आपके पास वो स्ट्रक्चर अपन आपको याद है, देखो मेरे हिसाब से तो मैं तो आपको कहूँगा कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ध्यान में रखो। बीटा का नाम आता है तो पहले कार्बन का बस फ्लिपिंग करनी है, वो बीटा हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई, उन दोनों का स्ट्रक्चर याद होगा तो फिर ये तो बस काम ही क्या है, OH से बस जल निकालना है आपको और कुछ नहीं करना। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई जिसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, ये मोनोमर ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और ये मोनोमर आपके एकदम ईजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, ये इसमें क्या हो जाएगा, माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज हो जाएगा और बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। अमाइलोज में लीनियर पॉलीमर होगा किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। अमाइलोपेक्टिन में क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग कर देना बस। ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलीमर हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज का। बस अपने पास सारे के सारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गए। कोई दिक्कत आई क्या यहाँ पे। देखो आप पहले यहाँ पे क्या करोगे, उनकी स्ट्रक्चर बार बार बनाओ, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी फ्रक्टोज की हाथों हाथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भले बोर्ड में भी आप क्या है हाथों हाथ बना सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई, फिर अपन को जल निकाल के और बाद में ये सारे के सारे आपके पास बायोमोलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट है वो आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास अपन ने सारी स्ट्रक्चर देख ली कार्बोहाइड्रेट की। अब अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो टेस्ट आते हैं वो अपन देखेंगे कि कैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग टाइप की टेस्टिंग की जाती है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन टेस्टिंग में चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, मोलिस टेस्ट के बारे में। ठीक है भाई, अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं अपने पास कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो पढ़ते हैं। देखो मोलिस टेस्ट में अपने पास रिएजेंट रहता है अल्फा नेप्थोल प्लस इथाइल अल्कोहल। रिएजेंट ध्यान में रखने हैं आपको। देखो अल्फा नेप्थोल अपने पास ये होता है ऐसा रहता है अपने पास यहाँ पे। तो ये अपने पास हो गया क्या, अल्फा नेप्थोल और साथ में इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को सबको पता होगा C2H5OH होता है अपने पास। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, ये डालोगे और इसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक तो कार्बोहाइड्रेट डालना है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के साथ H2SO4 डालना है। तो ये दो लिक्विड हो गए अपने पास भाई, एक लिक्विड तो ये हो गया, एक लिक्विड ये हो गया। तो जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के अंदर इन दोनों को यहाँ पे मिक्स करोगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे भाई, एक लिक्विड तो अपने पास ये है। ठीक है, ऊपर वाला ये रहा अल्फा नेप्थोल और इथाइल अल्कोहल वाला, और ये मान लो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट और H2SO4 वाला है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो इस जगह पे आपको एक पर्पल रिंग दिखेगी इस जगह पे। ठीक है, क्या दिखेगी आपको यहाँ पे, पर्पल रिंग दिखेगी। और पर्पल रिंग अगर दिखती है तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। और अगर कोई दूसरा केमिकल लिया होता तो यहाँ पर्पल रिंग नहीं बनती। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का कन्फर्मेशन अपने पास मोलिस टेस्ट से दिया जा सकता है।
और अगर अपने पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर मोनोसेकेराइड होता तो यहाँ पे ये रिंग फॉर्मेशन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है, जल्दी बन जाएगी। और अगर अपने पास क्या होता है यहाँ पे डाइसेकेराइड होते या पॉलीसेकेराइड होते तो ये रिंग क्या होती है, स्लो बनती है। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई। तो इससे आप यहाँ पे मोनोसेकेराइड का भी पता लगा सकते हो, टेस्ट है, और डाई या फिर पॉली से भी आप इसका जो कंपैरिजन है वो आप यहाँ पे इस टेस्ट से दे सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट का कन्फर्मेशन टेस्ट तो ये हालांकि है ही। फिर आता है सेलिवन-ओप्स टेस्ट है, ये आपके पास किसके लिए होता है, कीटोज के लिए होता है बस। जब आप क्या करते हो, कीटोज को रेजोर्सिनोल और HCl के साथ मिला दो। रेजोर्सिनोल अपने पास पता होगा आपको, ये होता है अल्कोहल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये रेजोर्सिनोल होता है, और इसका अपन रिएक्शन करा देंगे HCl के साथ, और कीटोज अपने पास इसमें डाल दो। तो ये आप जब कीटोज डालोगे तो इसके अंदर क्या होता है, अपने पास रेड चेरी, ठीक है, PPT अपने पास यहाँ पे बनेगी। तो रेड कलर्ड चेरी PPT अपने पास यहाँ पे बनती है। जैसे ही आपके पास ये चेरी PPT बन जाए तो आप यहाँ पे क्या समझ जाओगे कि ठीक है उसके अंदर कीटोज है। अगर यहाँ पे एल्डोज होता तो यहाँ पे क्या होती है, अपने पास रेड कलर की चेरी PPT नहीं बनती है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, कीटोज और एल्डोज के लिए अलग से टेस्ट अपन यहाँ पे ये दे सकते हैं। इसके बाद आता है बर्फोर टेस्ट, ये अपने पास रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है बस, ठीक है, ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए अपने पास होता है। समझ में आ गई बात ये? रिड्यूसिंग शुगर के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अच्छा, मैंने वो आपको बताया नहीं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। देखो अगर अपने पास एल्डोज होता है, ठीक है, तो अगर उसमें क्या होता है कि एक ईथर, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे OH किसी एक कार्बन पे एक साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। समझ में आ गई ना बात ये? जैसे अपने पास अपन ने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, इन सभी में माल्टोज वगैरह में देखा था कि एक ही कार्बन पे अपने पास H, OH और यहाँ पे ईथर, तो ईथर, OH और H अगर एक साथ आपको किसी एल्डोज में दिखे तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। अगर ना दिखे, हाइड्रोजन ना दिखे, ये हो सकता है OH और ईथर दिखे, तीनों चीज़ एक साथ दिखनी चाहिए तब रिड्यूसिंग होगा, और एक भी अगर नहीं दिखी तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। समझ में आ गई? शानदार ट्रिक है ये। और कीटोज के केस में क्या होगा, यहाँ पे अपने पास एक तरफ आपको OH, एक तरफ O और एक तरफ आपके पास कोई कार्बनिक यहाँ पे चेन आपको मिलनी चाहिए, तब आप यहाँ पे कीटोज को आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। इसमें कॉपर सल्फेट और CH3COOH अपने पास मिला दिया जाता है। जैसे रिड्यूसिंग शुगर इसके अंदर डालोगे तो वो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जो Cu+2 होता है ना, वो Cu+ के साथ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे Cu2O, कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड की अपने पास क्या होती है, यहाँ पे ब्राउन कलर की PPT बैठ जाती है। जैसे ही ब्राउन कलर की PPT बैठ जाए तो आप समझ जाना उसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर थी। अगर नॉन रिड्यूसिंग होगी तो ये अपने पास नहीं हो सकता। फिर आ जाओ बेनेडिक्ट टेस्ट पे। बेनेडिक्ट टेस्ट भी क्या होता है, अपने पास रिड्यूसिंग शुगर के लिए लगाया जाता है। समझ में आ गई? ये भी किसके लिए लगाया जाता है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए लगाया जाता है। इसमें रिएजेंट अपने पास होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट, ठीक है। अब इसमें अपने पास एक यहाँ पे शानदार बात ये होती है कि बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर आप यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर भी आप पता लगा सकते हो। देखो या तो क्या होगा, आपके पास उसके अंदर शुगर नहीं होगी तो नो शुगर, या हो सकता है स्मॉल शुगर अमाउंट हो जाए उसके अंदर, क्वांटिटी भी पता लगा सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ मॉडरेट शुगर हो सकती है, ठीक है, या फिर लार्ज शुगर हो सकती है। तो शुगर की क्वांटिटी आप यहाँ पे पता लगा सकते हो। अगर शुगर नहीं होती है, ब्लू कलर आता है, ठीक है, और अगर स्मॉल अपने पास होता है यहाँ पे तो ग्रीन कलर आएगा, ठीक है। और अगर अपने पास मॉडरेट शुगर होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कौन सा रंग आता है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑरेंज रंग आ जाएगा, ठीक है। और अगर लार्ज शुगर होती है अपने पास तो इस केस में अपने पास क्या होगा, ब्रिक रेड कलर आता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रिक आप इसकी याद रख सकते हो आप यहाँ पे, बिल गेट्स, ठीक है, एंड ओबामा, ऐसे ट्रिक ध्यान में रख लो। पहले नो शुगर, स्मॉल शुगर, मॉडरेट और लार्ज शुगर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, रंग कैसे याद रखोगे, बिल गेट्स एंड ओबामा से। बिल का मतलब हो गया ब्लू, गेट्स का मतलब ग्रीन, ओ का मतलब ऑरेंज, बामा का मतलब हो जाएगा ब्रिक रेड। समझ में आ गई बात ये? तो इस हिसाब से आप बेनेडिक्ट टेस्ट दे सकते हो। टॉलिंस टेस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे रिएजेंट होता है AgNO3 और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, यहाँ पे सिल्वर की प्रेसिपिटेशन बैठती है। किसकी प्रेसिपिटेशन बैठेगी, सिल्वर की। तो सिल्वर की PPT अपने पास यहाँ पे बैठती है तो आप समझ जाओगे कि रिड्यूसिंग शुगर है उसमें।
और फेलिंग टेस्ट के अंदर अपने पास क्या होता है, यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम सिट्रेट या टार्टरेट लिया जाता है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक्वस कॉपर सल्फेट है, इसमें भी वही होगा, Cu+2 जो है वो Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे Cu2 होगा कि ब्राउन पीपीटी बैठ जाएगी। अगर ब्राउन पीपीटी बैठती है इसका मतलब अपने पास क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर उसके अंदर है, ये भी रिड्यूसिंग के लिए ही लगाया जाता है। और आयोडीन टेस्ट अपने पास किस में होता है, स्टार्च में होता है। स्टार्च में जब आप क्या करोगे, यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन मिला दोगे, तो आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलरेशन दिखेगा, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे स्टार्च है। तो स्टार्च के लिए होता है स्पेशल है ये आयोडीन टेस्ट, छोटी क्लासों में आपने ये पढ़ा होगा। तो ये सारे टेस्ट हो गए और ये अपने पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। समझ में आ गई बात ये? तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड, देखो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है कि मेरे पास ये कार्बन है और इस तरफ क्या होगा, एक तरफ होगा COOH, एक तरफ होगा अपने पास NH2 ग्रुप होगा यानी अमीन, और एक तरफ अपने पास यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और एक तरफ अपने पास होगा R। ठीक है, R यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है कार्बनिक। तो ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। और कहीं ना कहीं ये अपने पास मेथेन CH4 का ही डेरिवेटिव है। समझ में आ गई बात ये? तो अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे अपने पास, अमीनो एसिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन, डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन, मेथेन के ये अपने पास डेरिवेटिव होते हैं। समझ में आ गई बात ये? और दूसरी अगर मैं बात करूं तो एंड दीज आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, और ये अपने पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स के मोनोमर होते हैं। तो प्रोटीन किससे बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से। जब बहुत सारे अमीनो एसिड साथ में जुड़ते जाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, यहाँ पे ये प्रोटीन बनता है। समझ में आ गई? बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ दोगे तो अपने पास प्रोटीन तैयार हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं किसके बारे में, ज्विटराइन के बारे में। ठीक है, जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, तो ये कार्बन की देखो चारों वैलेंसी अलग अलग है, तो ये अपने पास क्या होगा, कायरल कार्बन होगा एक। ठीक है, एक कायरल कार्बन होगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये कंपाउंड अपने पास कैसा होगा, ये कंपाउंड अपने पास कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। बस ग्लाइसिन को एक को छोड़ दो। ठीक है, ग्लाइसिन में अपने पास यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये C है, ये COH है, ये अपने पास NH2 है, यहाँ अपने पास हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो एक ही कार्बन से दो वैलेंसी एक जैसी हो गई ना अपने पास, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। कायरल नहीं होगा तो अपने पास ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बस एक को छोड़ के, किसको, ग्लाइसिन को, क्योंकि ग्लाइसिन में दो हाइड्रोजन आ गई और एक ही कार्बन से दो वैलेंसी अगर एक जैसी है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब ज्विटराइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अपने पास जैसे मान लो ये है C है मेरे पास। ठीक है, ये मैंने H ले लिया, ये मैंने मान लो R ले लिया, इस जगह मान लो मैंने NH2 ले लिया और इस जगह मान लो मैंने COO- ले लिया। ठीक है, मान लो H+ इससे निकल चुका है। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि एक H+ मैंने अगर इसमें जोड़ा तो ये H+ किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, जाहिर सी बात है इसमें से ये जाएगा अमीन। अमीन अपने पास थोड़े क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, तो H+ है वो किसके पास जाएगा, बेसिक के पास जाएगा। भाई एसिड तो क्या होते हैं, H+ देते हैं, पर अगर H+ जोड़ोगे तो पहले कौन लेगा अपने पास, NH2 लेगा। भाई ये तो H+ देने की टेंडेंसी रखता है ना, COH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, ये C, ये H, ये R, ये अपने पास क्या हो जाएगा, NH2 था, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो NH3+ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा अपने पास COO-। अब इसमें एक H+ और जोड़ दो, तो एक H+ अगर और जोड़े तो अब तो लास्ट ऑप्शन किसका बचता है अपने पास, अब लास्ट ऑप्शन तो अपने पास किसके पास बचेगा, ये तो ले नहीं सकता क्योंकि फिर वैलेंसी 5 हो जाएगी और 5 वैलेंसी नाइट्रोजन की नहीं हो सकती। तो यहाँ से अपने पास अब कौन हो जाएगा, COOH आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करो तो ये देखो ये मेरे पास कैसा है, माइनस चार्ज है ना, माइनस है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ अपन लिख देंगे क्या, एनाइनिक अमीनो एसिड। तो ये एनाइनिक फॉर्म हो गई अमीनो एसिड की। ये अपने पास देखो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये अपने पास कैसा हो गया, कैटाइनिक फॉर्म हो गई किसकी, ऑफ अमीनो एसिड। और ये अगर बात करो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अगर अपने पास कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप अपने पास हो, ठीक है, क्या हो,
दो फंक्शनल ग्रुप अपने पास हो और दो फंक्शनल ग्रुप में एक पे पॉजिटिव आए और एक पे नेगेटिव आए, तो ऐसे आइन अपने पास क्या कहलाते हैं? ज्विट्राइन कहलाते हैं। समझ में आ गई? ज्विट्राइन कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दाएं से मतलब लेफ्ट टू राइट अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ठीक है, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, पहले इसके अंदर H+ जोड़ा, फिर H+ और जोड़ा। ठीक है, तो pH क्या होगा मेरे पास? pH की वैल्यू घटेगी। pH की वैल्यू क्या होगी अपने पास? घटेगी। कैसे घटेगी आपको पता होगा ये। देखो pH अपने पास होता है क्या? -log/10 H+ की कंसंट्रेशन। अगर H+ की कंसंट्रेशन अपने पास बढ़ेगी तो pH की वैल्यू माइनस में अपने पास क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है, माइनस में बढ़ेगी, इसका मतलब ओवरऑल pH क्या हो जाएगा? घट जाएगा। भाई H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिक होता जाएगा ना, और एसिडिक होते हैं वो क्या होते हैं? 7 से नीचे होते जाते हैं अपने पास pH उसका। तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगा अपने पास? डिक्रीज होगा। pH डिक्रीज होगा, इसका मतलब अपने पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज़्यादा कैटाइनिक है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? हाई एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। ठीक है, ये अपने पास कैसा हो जाएगा? ये बीच का रह गया, तो ये इंटरमीडिएट मान लो इसको, तो ये इंटरमीडिएट एसिडिक होगा। और ये अपने पास क्या हो जाएगा? इसका लो pH हो जाएगा। ठीक है, लो pH इसका ना लो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसकी। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ है अपने पास, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया अपने पास ज्विट्राइन। अब अपन बात करते हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड कैसे रखा गया है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है अपने पास अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, क्या आता है? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड में क्या होता है अपने पास कि जैसे मान लो मेरे पास ये है COOH, तो COOH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको बोलते हैं अपने अल्फा कार्बन, और इससे अगर NH2 ग्रुप अपने पास जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आ गई ना बात? ये तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आता है अपने पास बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, जैसे ये हो गया COH, ये अपने पास CH2 मान लो, ये हो जाएगा C, ये NH2, ये H, ये R। तो अपने पास क्या होगा? COOH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा के बगल वाला बीटा, और बीटा पे अगर NH2 है तो उसको बोलोगे बीटा अमीनो एसिड बोलोगे। समझ में आ गई बात? ये ऐसे ही अपने पास यहाँ पे क्या होता है? अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड। तो गामा अमीनो एसिड कौन से हो जाएंगे बता सकते हो क्या? ये COH है। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा CH2, ये CH2, ये C, यहाँ NH2, यहाँ H, इधर R। तो यहाँ से देखो COH जिस कार्बन में जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा। तो गामा पे NH2 जुड़ा हुआ है तो वो अपने पास गामा अमीनो एसिड हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथा अल्फा बीटा गामा, अब आ जाएगा डेल्टा अमीनो एसिड। ठीक है, कौन सा आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? डेल्टा अमीनो एसिड। तो डेल्टा अमीनो एसिड कौन से हो जाएंगे भाई? ये COH है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये देखो इस ये अपने पास क्या हो जाएगा? COH से पास वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, और इससे बगल वाला क्या हो जाएगा अपने पास? डेल्टा हो जाएगा। तो अगर डेल्टा से NH2 जुड़ा हुआ है तो वो अपने पास डेल्टा अमीनो एसिड हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? ये तो ऐसे अपना अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और भी अपने पास होता है यहाँ पे, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ और वगैरह, इस पर भी आप बात कर सकते हो। तो अमीनो एसिड अपने पास एक तो होते हैं क्या? एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड। देखो एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, फिर इसका क्या मतलब होता है? जैसे C, ये अपने पास H था, यहाँ COH रख दिया और यहाँ NH2 रख दिया, और यहाँ R था। अगर R के अंदर अपने पास क्या हो? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगर R के पास अपने पास क्या हो जाए? COOH ग्रुप मिले तो ये अपने पास कैसा हो जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई NH2 ये बेसिक होता है, ये अपने पास एसिडिक हो गया, तो ये दोनों तो मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे COH ग्रुप और आ गया इस R के अंदर तो अपने पास क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो यही हो जाएगा एसिडिक अपने पास है अमीनो एसिड। एक होते हैं बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड की बात करो तो ये C, ये COH, ये NH2 और ये H। अब यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो न्यूट्रल हो गया। पर अगर इसमें अपने पास यहाँ पे क्या हो? इस R के पास NH2 ग्रुप हो जाए, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप अगर मिले तो अपने पास क्या हो जाएगा? देखो ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है, ये दोनों तो अपने पास न्यूट्रल थे। NH2 ग्रुप अगर R के अंदर है तो वो कैसा हो जाएगा? अपने पास बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा।
ये आपको ध्यान में रखनी है। न्यूट्रल वाले में क्या होगा, न्यूट्रल वाले में अपने पास H हो गया, COH हो गया, ये NH2, और R ग्रुप के अंदर ना तो NH2 मिलेगा ना ही COH ग्रुप मिलेगा, तो वो अपने पास हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। समझ में आ गई। तो एसिडिक में क्या होगा, R के अंदर COH ग्रुप मिलेगा, तो COH ग्रुप की संख्या बढ़ेगी जिससे एसिडिटी बढ़ जाएगी। यहाँ अगर बात करो तो बेसिक अमीनो एसिड कौन से हो जाएंगे, जिसमें R में NH2 ग्रुप जुड़ा हो। अगर NH2 ग्रुप होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर अपने पास R के अंदर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो अपने पास ओवरऑल यहाँ पे ये अमीनो एसिड कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। समझ में आ गई बात है। तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन देख लिया, बेसिक इसका जान लिया, जिट्राइन क्या होता है और अपने पास अमीनो एसिड क्या होता है। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे आगे चलते हैं, कुछ अमीनो एसिड देखेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ मैंने इसका 3 लेटर सिंबल लिख दिया, यहाँ नेम लिख दिया और वहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर लिख दी। जैसे सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो आपके पास है टायरोसिन, और टायरोसिन के लिए TYR यहाँ पे सिंबल यूज में होगा। और यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसी रहेगी कि NH2 ये COH, एक तरफ H होगा और एक कार्बन के इधर की तरफ क्या होगा, R ग्रुप होगा। तो यहाँ CH2, यहाँ बीच में क्या रहेगा अपने पास फिनॉल की रिंग रहेगी, मतलब फिनाइल की रिंग रहेगी, और यहाँ OH रहेगा। तो ये अपने पास क्या होता है, टायरोसिन होता है। SER में अपने पास होता है यहाँ पे सेरीन। ठीक है, सेरीन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, बीच वाला ये हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये वाला जो फिनाइल की रिंग दिख रही है ना, ये हटा दो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, सेरीन बन जाएगा। फिर आता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के लिए GLY होता है अपने पास। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर कोई जरूरी नहीं है, आपको याद नहीं रखनी, ना ही आपसे पूछेगा, बस ऐसे बता रहे हैं आपके जनरल नॉलेज के लिए। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में CH NH2, यहाँ पे COH, और एक तरफ अपने पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अभी बताया ही था ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन की याद रख सकते हो आप, ग्लाइसिन की जरूर याद रखना। ALA एलानिन, एलानिन में क्या होता है अपने पास Me होता है यहाँ पे, यानी CH3 होता है इस जगह पे। ठीक है, यानी यहाँ R पे देखो आपको दिख रहा होगा, इतना तो इसमें कॉमन रहेगा, ये वाला सिंबल, ये वाला इतना तो यहाँ पे क्या रहेगा, सब में कॉमन आने वाला है, यानी CH NH2 COH। इधर की तरफ बस ग्रुप अपन को चेंज करते जाना है, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड बनते जाएंगे। जैसे फिनाइल एनालिन, अब फिनाइल एलानिन में अगर बात करूँ तो PH यानी फिनाइल की रिंग होगी, CH2 और यहाँ CH और यहाँ NH2 और COH रहेगा, इधर तक सेम रहेगा। वेलिन में क्या हो जाएगा, Me2, यानी यहाँ इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े रहेंगे। समझ में आ गई बात ये। फिर उसके बाद बात करूँ तो ल्यूसिन, ल्यूसिन में यहाँ पे क्या होगा, इतनी दूर तक तो सेम ही रहेगा। फिर CH2 CH, और इस CH से अपने पास क्या हो जाएंगे, 2 यहाँ पे मिथाइल है वो अटैच्ड रहेंगे। समझ में आ गई बात ये। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में क्या होगा, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल जोड़ दो। समझ में आ गई बात ये, कार्बन से। अब यहाँ बात करते हैं लाइसिन, लाइसिन में अपने पास क्या होगा, NH2 COH CH, यहाँ CH2 और होल 4 होएगा। ठीक है, और इस जगह पे अपने पास क्या जाएगा, NH2 ग्रुप और जुड़ जाएगा। तो ये अपने पास क्या होता है, लाइसिन होता है। फिर आता है एस्पार्टिक एसिड, इसमें क्या होता है, CH CH2 यहाँ COH रहेगा। ग्लूटामिक एसिड में अपने पास क्या होता है, यहाँ पे एक कार्बन की संख्या बढ़ा दो, CH CH2 CH2 COH, तो ये ग्लूटामिक एसिड हो गया। फिर आता है अर्जिनिन, अर्जिनिन के अंदर अपने पास यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसी की स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, देखो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यहाँ पे क्या याद में रखना है, ये तो मैंने आपको नाम बता दिया, जैसे टायरोसिन, सेरीन, ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और अर्जिनिन। आपको इनके नाम याद रखने हैं, स्ट्रक्चर याद में नहीं रखनी है। ठीक है, नाम याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है अपने पास, ये हो गया अपने पास टायरोसिन, ठीक है, सेरीन, ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और अर्जिनिन। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद ऐसे करोगे, तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला लेने आए लगान। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्या करोगे, तेरे शहर में, तेरे मतलब हो जाएगा यहाँ पे अपने पास टायरोसिन, शहर में से हो जाएगा सीरीन। ठीक है, ग्वा GW यहाँ पे मैंने लिखा, ग्वाला 2 भाग में बांटा है, ग्वाला GW और ALA। इसमें ग्वाला का मतलब हो जाएगा ग्लाइसिन और आला का मतलब हो जाएगा एलानिन। ठीक है, फेरी मतलब का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनाइल एलानिन हो जाएगा, VALA ग्वाला। ठीक है, फेरी वाला, वाला का मतलब हो गया वेलिन, लेने का मतलब हो जाएगा ल्यूसिन, आए यानी आइसोल्यूसिन। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला लेने आए लगान, लगान होती थी ना पहले जैसे, तो ये हो गया लाइसिन, A से एस्पार्टिक एसिड, G से ग्लूटामिक एसिड और AN से क्या हो जाएगा, अर्जिनिन हो जाएगा। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। जबकि अपने पास यहाँ पे जो एसिड वाले हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये अपने पास क्या हो जाएंगे, ये एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएंगे।
एसिडिक अमीनो एसिड, जैसा कि इसमें देख सकते हो आप COH आ रहा है, ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड में भी क्या आ रहा है, R में COH आ रहा है, तो COH एक्स्ट्रा हो गया, तो इस वजह से इसकी नेचर कैसे हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। बाकी सारों में देख लो आप, यहाँ पे R में कोई भी COH या NH2 ग्रुप नहीं है। और इसमें अगर देखो लाइसिन और अर्जिनिन, तो ये अपने पास दो क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये बेसिक अमीनो एसिड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। ये लाइसिन में आप देखो यहाँ NH2 है एक्स्ट्रा में, और यहाँ पे अर्जिनिन में बात करो तो भी NH2 अपने पास यहाँ पे आया है, तो इस वजह से अपने पास ये क्या हो गया, बेसिक अमीनो एसिड हो गया। समझ में आ गई बात। ये तो यहाँ से आपको क्या ध्यान में रखना है, सारे नाम ध्यान में रखने हैं। आपसे ऐसा एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड के कुछ 2-4 एग्जाम्पल दो, तो आप इनमें से दे सकते हो, ठीक है। टायरोसिन से, सेरीन से, ग्लाइसिन से, एलानिन से, फिनाइल एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सारे क्या होंगे, न्यूट्रल हो गए। अगर आपसे पूछे कोई एसिडिक अमीनो एसिड के नाम बताओ, तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हो, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, दो आप दे सकते हो। बेसिक का अगर पूछे तो लाइसिन और अर्जिनिन, ये दो आप यहाँ पे दे सकते हैं। समझ में आ गई बात। ये तो ऐसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखे हैं। स्टार का मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन जिन पे स्टार लगे हुए हैं ना, वो अपने पास क्या है, वो है अपने पास असेंशियल अमीनो एसिड। जो स्टार लगाए हुए हैं ना, वो क्या है अपने पास, असेंशियल अमीनो एसिड है। असेंशियल अमीनो एसिड कौन से हो गए, वो अमीनो एसिड जो अपनी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती। समझ में आ गई ना बात। ये जिन पे स्टार लगा हुआ है वो असेंशियल अमीनो एसिड है, तो वो अपने पास अमीनो एसिड जो अपनी बॉडी खुद से तैयार नहीं कर सकती, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे असेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। उनको अपन को क्या करना पड़ता है, बाहर से भोजन के साथ उनको क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज एसेंशियल टू टेक, ठीक है। असेंशियल का मतलब यह नहीं है कि बॉडी है वो अपने को चाहिए और बॉडी खुद बना लेगी तो वो एसेंशियल हो गया, नहीं। यहाँ पे इसका मतलब हो गया, असेंशियल अमीनो एसिड का मतलब हो गया कि बॉडी खुद से नहीं बना सकती, आपको खाने में, आहार में क्या करना पड़ेगा, अमीनो एसिड लेने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि दाल के अंदर या फिर किसी और खाद्य पदार्थ के अंदर आपको लेने पड़ते हैं। और जिनके ऊपर स्टार नहीं है ना, वो अपने पास है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल कौन से हो गए, जिनको अपन को लेने की जरूरत नहीं होती भोजन के अंदर, वो अपने आप बॉडी के अंदर क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। ये तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो असेंशियल और नॉन एसेंशियल में आपको डाउट होगा, और ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो असेंशियल वो अमीनो एसिड जिनको अपन को क्या करना पड़ता है, अपने फूड के साथ या फिर अपनी डाइट के साथ लेने पड़ते हैं, वो असेंशियल होते हैं। और जिनको डाइट के साथ नहीं लेने की जरूरत होती है, उनको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। असेंशियल बॉडी अपने क्या होता है, बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, तो उनको बाहर से लेना पड़ रहा है। और नॉन एसेंशियल वाले जो होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर बन जाते हैं, तो उसको भोजन में लेने की या फिर डाइट में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो स्टार वाले आप यहाँ पे लिख सकते हो असेंशियल में, बिना स्टार वालों को आप किस में लिख सकते हो, नॉन एसेंशियल में। समझ में आ गई। तो ये अमीनो एसिड हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन का डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन अपने पास एक पॉलीमर है जो किससे बनता है, अपने पास यहाँ पे अपने पास बनेगा रिपीटेशन ऑफ अमीनो एसिड से। जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे तो अपने पास क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब किससे बनते हैं, तो अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जैसे मान लो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। उस बॉन्ड को अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए अपन को वाटर का रिमूवल करना है। समझ में आ गई बात ये। और वाटर का रिमूवल अपने पास किससे होगा, एक तो H आगा और एक OH होगा। समझ में आ गई बात ये, H और OH से अपने पास रिमूवल करवाना है। भाई H2O के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं ना, H और OH, दोनों को मिलाओगे तभी तो H2O बनेगा। तो यहाँ पे H कहाँ से आता है, ये H आएगा अपने पास NH2 से, और ये OH कहाँ से आएगा, COOH से आता है। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को यहाँ पे क्या करना है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बताऊँ तो जैसे मान लो ये अपने पास है C, ये है COH, ये अपने पास मान लो H, यहाँ पे अपने पास क्या होगा, NH2 होगा, और इस जगह अपने पास क्या होगा, कोई R1 ग्रुप है मान लो। फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा मान लो अमीनो एसिड ले लिया, जिसमें मान लो मैंने ये कर लिया कि H, और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया NH, और इस जगह पे C, ये H, यहाँ R2, और यहाँ मान लो वापस COH आ गया, ठीक है। ऐसे मान लो आगे की तरफ ऐसे चलता जाएगा, R3, R4, R6, R5 जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दो अमीनो एसिड को जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से OH उठाओ, यहाँ से H उठाओ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O
यहाँ से अपने पास निकल जाएगा, तो जिसमें अपने पास क्या होगा बताओ यहाँ पे, तो ये बनेगा NH2, ये C, ये H, ये अपने पास R1, यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा CO, और यहाँ से अपने पास जुड़ जाएगा NH। ठीक है, तो इसमें से अपने पास क्या हो जाएगा C, ये H, ये अपने पास R2, यहाँ अपने पास हो जाएगा COOH। तो ऐसे अपने पास आगे की तरफ क्या होगा, ये पूरी चेन ऐसे चलती जाएगी। समझ में आ गई ना बात, ये ऐसे अपने पास क्या होगा, यहाँ पे चेन है वो चलती जाएगी, और ये जो बॉन्ड बना है बीच में, इसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपने पास होगा, और ये बहुत बड़ी ऐसे चेन चलती जाएगी, इससे क्या होता है, प्रोटीन बनाया जाता है। समझ में आ गई, इस चेन से प्रोटीन बनेगा, बताएंगे कैसे बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड की जो संख्या होती है वो क्या होती है अपने पास, n माइनस क्या होगा 1 होगा। n यहाँ पे क्या है, n है नंबर ऑफ अमीनो एसिड, यानी जितने अपने पास अमीनो एसिड होंगे उसमें से एक कम कर दो, उतने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। जैसे 2 अमीनो एसिड लिया था तो पेप्टाइड बॉन्ड 1 बना, तो क्या हो गया अपने पास, नंबर ऑफ अमीनो एसिड 2 थे, तो 2 माइनस 1 कर दो, तो क्या होगा, 1 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। समझ में आ गई बात ये। अब अपने पास देखो जो प्रोटीन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस, एक होते हैं ग्लोबुलर। समझ में आ गई बात ये। देखो फाइब्रस क्या होते हैं अपने पास, ये जैसे चेन बनी ना अपने पास, ऐसे 2 चेन उठा लो अपने पास, ऐसे मान लो मैंने 2 चेन उठा लिए, कितनी भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, और ये क्या होते हैं अपने पास डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये क्या हो जाएंगे अपने पास, ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये अपने पास डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐसे जुड़ता जाएगा, तो ये अपने पास क्या बनाएगा, लॉन्ग यानी लंबी, थिन पतली अपने पास क्या का स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसमें क्या होंगे अपने पास जो ऐसे फाइबर होंगे ना वो साइड बाई साइड ऐसे जुड़ते जाएंगे। समझ में आ गई ना बात ये। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। ये क्या देखो, और ग्लोबुलर क्या होते हैं अपने पास, जिनको मायोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये ग्लोबुलर क्या होते हैं अपने पास, जैसे ये चेन बनी ना, इस चेन को अपन ने क्या कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया। समझ में आ गई, फोल्ड करके, और 3D स्फेरिकल अगर शेप बन जाए तो उसको अपन बोल देंगे ग्लोबुलर। समझ में आ गई बात ये भाई। यहाँ पे ग्लोबुलर क्या होगा, जैसे आप ऐसे इसको कोयल करते जाओ, हाईली कोयल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बना लेगा, ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, ये अपने पास फाइब्रस प्रोटीन हो गया। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। देखो जो फाइब्रस होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। समझ में आ गई बात ये। और यहाँ पे जो ग्लोबुलर होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अब अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे कोलेजन हो गया। अब कोलेजन स्किन के अंदर होता है, बोन के अंदर होता है, ये अपने पास ध्यान में रखना आपको। और यहाँ पे केराटिन हो गया। केराटिन क्या होता है, अपने हेयर वूल वगैरह इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, ऊन के अंदर, बालों के अंदर जो होता है ना अपने पास, क्या कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। और कोलेजन नाम का प्रोटीन अपने स्किन और बोन में होता है। क्या पानी इसके ऊपर डालते हो तो ये उतर जाते हैं, क्या नहाने के लिए जाते हो तो बाल थोड़ी घुल जाते हैं उसके अंदर, तो इनसोल्यूबल होते हैं ये तो इसलिए अपने पास फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ना, वो इनसोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, और ये वाले अपने पास प्रोटीन किस में होते हैं, स्किन में होते हैं, बोन में हो गए, ठीक है, नाखूनों में हो गए, केराटिन नाम का प्रोटीन हो गया, जो कि अपने हेयर वगैरह में होगा। ठीक है, मायोसिन हो गया जो अपने मसल्स में होता है। तो ये सारे इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और इनको फाइब्रस प्रोटीन बोला जाता है। ग्लोबुलर वाले क्या होंगे, 3D स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो उनको ग्लोबुलर बोलते हैं। इसके एग्जांपल जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, इंसुलिन हो गया। हीमोग्लोबिन पता होगा रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। ठीक है, इंसुलिन हो गया जो कि अपने पास 51 अमीनो एसिड से मिलके बनता है। तो 51 अमीनो एसिड जब मिलते हैं तब इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन अपने कहाँ से ये बनता है, पेंक्रियाज जो होती है अपने शरीर के अंदर जो होती है ना, लीवर और पेंक्रियाज, ये दो अपने पास क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। तो पेंक्रियाज से अपने पास 2 यहाँ पे हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो होता है अपने पास इंसुलिन, एक होता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, अगर अपने पास क्या होता है कि ब्लड शुगर, अपने पास अगर ब्लड शुगर जो लेवल होती है वो अगर बढ़ जाता है तो उसको घटाता कौन है, इंसुलिन घटाता है। समझ में आ गई बात ये आपको ध्यान में रखना है। एंजाइम भी क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं अपने पास। अब ग्लोबुलर की अपने को स्ट्रक्चर देखनी है, ठीक है, कि ग्लोबुलर कैसे बनते हैं। तो ग्लोबुलर बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास देखो यहाँ पे क्या होती है, एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आती है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपने पास बनती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से अपने पास बनती है यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर से फाइनल अपने पास बनती है यहाँ पे क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर मिलके अपने पास क्या करती है, यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन का निर्माण करेगी। सबसे पहले प्राइमरी,
बाद में सेकेंडरी, बाद में टर्शियरी और बाद में क्वाटरनरी आती है। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को यहाँ पे क्या कराना है, ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म करवाना है। तो ये चीज़ हो गई। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं और ये इन स्ट्रक्चर को अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्शियरी, क्वाटरनरी वगैरह को, इनको सभी को भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए इसको नोट आप। तो अब अपने यहाँ पे आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसके अंदर सबसे पहले आती है अपने पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है गई अपने पास यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अपने पास क्या होता है, जैसे ये मेरे पास कोई एक अमीनो एसिड है A1, ये दूसरा अमीनो एसिड है A2, ये अपने पास है तीसरा, ये ऐसे चौथा, ऐसे अपने पास चलता जाएगा अमीनो एसिड। ठीक है, और ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होगी वो अपने पास यहाँ पे बनती है, बस इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर क्या होता है अपने पास यहाँ पे, ये कुछ शेप लेते हैं। ठीक है, 3D के अंदर अपने पास क्या होंगे, कुछ शेप लेंगे। जैसे कि इसमें 2 शेप बड़ी फेमस है आपके पास, एक तो है यहाँ पे अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा प्लेटेड सीट। ठीक है, तो बीटा प्लेटेड सीट और अपने पास यहाँ पे अल्फा हेलिक्स, ये 2 क्या होती है अपने पास यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। किसकी, अपने पास यहाँ पे अगर बात करो तो प्रोटीन की। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स में क्या होगा अपने पास, देखो यहाँ पे ऐसे अपने पास अमीनो एसिड है ना, वो इस फॉर्मेट में जुड़ जाते हैं, एक हेलिक्स शेप बना लेंगे, हेलिकल शेप बनाएंगे। जैसे ये अपने पास अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ऐसे अपने पास बहुत सारे अमीनो एसिड अपने पास ये रहेंगे। ठीक है, और ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समझ में आ गई बात ये क्या करेंगे, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब अपन को पता है यहाँ पे अमीन का हाइड्रोजन आ जाएगा और कार्बोनिल का अपने पास ऑक्सीजन, तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड सीट हो, उसके अंदर अपने पास एक अमीनो एसिड क्या होता है, दूसरे अमीनो एसिड के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के और एक स्ट्रक्चर ले लेता है, उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और बीटा प्लेटेड सीट में क्या होगा, अपने पास कुछ ऐसी सीट जैसी स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास। ठीक है, ऐसी अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक सीट जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ऐसी कुछ अपने पास सीट जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे ये एक सीट बन गई अपने पास, जैसे ये यहाँ पे एक दूसरी सीट बन गई। ठीक है, ये तीसरी सीट बन गई। तो इन सीट्स पे अपने पास जैसे मान लो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया अपने पास। ठीक है, ये अपने पास जैसे मान लो A4 हो गया, ये A5 हो गया, ये अपने पास A6 हो गया, ये A7 हो गया, ये A8 हो गया। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपने पास पॉलीपेप्टाइड चेन से ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे और अपने पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक सीट जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। सीट जानते हो ना, जैसे भाई पेपर को फोल्ड कर लो तो फोल्डेड वो जो सीट होगी उसको बोला है प्लेटेड सीट। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, सेम ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट, ये 2 अपने पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हो गए। तीसरा आ जाएगा अपने पास क्या, टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी अपने पास स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, टर्शियरी स्ट्रक्चर में अपने पास जब एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में क्या होती है, कंबाइन हो जाती है और एक 3D स्ट्रक्चर ले लेती है, तो उसको अपन टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक तो ले लिया, क्या यहाँ पे ऐसे अल्फा हेलिक्स ले लिया और एक बीटा प्लेटेड सीट उठा लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये अपने पास क्या होगी, बीटा प्लेटेड सीट होगी, फिर बाद में वापस मान लो अल्फा हेलिक्स ले लिया। तो ऐसे एक से ज़्यादा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर अपने पास क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन हो जाती है और एक 3D शेप ले ले, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। देखो सबसे सिंपल होती है प्राइमरी, प्राइमरी से ही अपने पास क्या बनती है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से क्या बन गई, टर्शियरी हो गई। ठीक है, जैसे मान लो ये अपन ने अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, ऐसे चलता जाएगा अपने पास, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, क्वाटरनरी की, तो क्वाटरनरी में अपने पास क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अपने पास क्या हो जाएगा, बहुत सारी टर्शियरी स्ट्रक्चर होगी ना, वो आपस में क्या हो जाएगी, उलझ जाएगी। ये तो एकदम ऐसे क्या हो जाएगा, एकदम ग्लोबुलर जैसा आकार बना लेती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये अपने पास क्या होता है, एकदम फाइनल पैक्ड प्रोटीन तैयार हो जाता है, जिसको अपन ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है डीनेचुरेशन का। ठीक है,
तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आपके पास एक कोई नेटिव प्रोटीन है, ठीक है, एक नेटिव प्रोटीन है। नेटिव प्रोटीन होते हैं जिसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो नेटिव प्रोटीन को अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हो, इसमें कोई फिजिकल चेंज कर दो, आप क्या कर दो यहाँ पे फिजिकल चेंज कर दो। जैसे कि आपने मान लो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कर दिया, ठीक है, या कुछ आप फिजिकल चेंज के अलावा केमिकल चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि अपने पास यहाँ पे कोई रिएक्शन करवा दिया आपने, ठीक है, या फिर इसका आपने पीएच है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दिया। तो इससे क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो क्या होती है, बिगड़ जाती है। तो ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर खुल के बाद में टर्शरी में आ जाएगी, टर्शरी में से खुल के बाद में सेकेंडरी में आ जाएगी, समझ में आ गई, और सेकेंडरी से वापस किस में आ जाती है, अपने पास प्राइमरी में आ जाती है। यानी ये अपनी क्या होगी, स्ट्रक्चर को लूज कर देगी, ठीक है, स्ट्रक्चर अपने पास क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। स्ट्रक्चर लॉस होने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेटिव प्रोटीन का जो भी फंक्शन था वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ साथ में चला जाएगा। तो जो फंक्शन था अब वो फंक्शन यहाँ पे नहीं रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास है क्वार्टनरी से अपने पास क्या हो जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगी, टर्शियरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, पर प्राइमरी स्ट्रक्चर आगे नहीं टूटती है, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समझ में आगे बात है। विटामिन का आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन्स का अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो विटामिन्स भी क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एक फंक्शन रखते हैं अपने पास है। अब यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल जो अपने पास है विटामिन्स होते हैं वो आप ध्यान में रखो, कीड़ा, ठीक है, क्या ध्यान में रखोगे, कीड़ा। यानी अपने पास क्या हो जाएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए हो जाएंगे। समझ में आ गई बात है आपको। और इसी प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे फैट सोल्यूबल, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, वाटर इनसोल्यूबल। जो अपने पास विटामिन हो जाएंगे वो बाकी सारे जितने भी विटामिन है वो सारे हो जाएंगे। जैसे इसमें विटामिन ए नहीं आया, विटामिन B1 नहीं आया, B2 नहीं आया, B12 नहीं आया, तो ये सारे हो गए अपने पास। बी वाले आप सारे लिख सकते हो, ठीक है। फिर विटामिन सी नहीं आया, डी आ गया, ई आ गया, विटामिन के भी आ गया अपने पास। तो ये आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए, बी और सी यहाँ पे क्या होते हैं अपने पास, वाटर इनसोल्यूबल, यहाँ पे क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। यानी ये तो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। समझ में आ गई बात है। और फैट सोल्यूबल जो होते हैं या फिर वाटर जो इनसोल्यूबल अपने पास यहाँ पे विटामिन होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इनको छोड़ के जितने भी प्रोटीन है अपने पास, सॉरी जो विटामिन है वो अपने पास क्या हो जाएंगे, फैट अपने पास सोल्यूबल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात है। तो ये अपने पास हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर इसका बायोमोलिक्यूल्स का जल्दी लेके आएंगे। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसके अंदर अगर अपने न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे डाल दिया तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड को अपन इन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे। समझ में आ गई बात है। तो पहले आप है इतने को कवर कीजिए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की तरफ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।